देखो आइए स्टार्ट करते हैं। स्लो मोशन तो नहीं चालू किया ना? हाँ देखो बेटा, देखो अब बेटा हम लोगों ने बेटा रिजिड बॉडी डायनामिक्स स्टार्ट किया। बेटा रिजिड बॉडी डायनामिक्स में बेटा देखो सबसे पहली बात आती है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या चीज थी बेटा? इसमें दो पॉइंट जो है उनके बीच की दूरी चेंज नहीं होगी बेटा। कोई भी दो पॉइंट है ना, उनके बीच की दूरी बदल नहीं सकती, उनके बीच की दूरी बदल नहीं सकती। अब देखो बेटा मेरी बात सुन लो, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है बेटा, ऐसा नहीं कि लोहे की बॉडी स्टील मतलब लोहे स्टील की कॉपर की ये रिजिड बॉडी बेटा, हो सकता है टमाटर भी रिजिड बॉडी की तरह एक्ट कर रहा हो और लोहा भी रिजिड बॉडी की तरह एक्ट ना कर रहा हो, डिपेंडिंग अपॉन उसमें क्या लोड रखा गया है, डिपेंडिंग अपॉन उसमें क्या लोड रखा गया है ना। टमाटर पे चींटी चल रही है तो रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करेगा है ना, और लोहे की अगर बॉल है उस पे अगर अमीर खड़ा हो तो बेटा रिजिड बॉडी की तरह भी एक्ट लोहा भी नहीं भी करेगा। तो डिपेंड करता है कि मतलब सिचुएशन क्या है, डिपेंड क्या करता है सिचुएशन क्या है। अरे हाँ ना बोले यार, अपने लोग रिजिड बॉडी है या नहीं है? नहीं है। अरे हाँ ना बोले यार, आयरन मैन रिजिड बॉडी है ना? उसमें भी तो बेटा जो हाथ है उसके ऐसे ऐसे हाथ मूव कर सकते हैं ना, ऐसे करके से उड़ जाता है, ऐसे तो करते ही है ना। तो डिस्टेंस तो चेंज हो गया, नाक से डिस्टेंस बदल गया। देखो ये देखो उंगली जो उसका नाक से डिस्टेंस बदल गया ना। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस जो है बेटा अगर पॉइंट्स के बीच में चेंज हो रहा है तो बेटा उसको रिजिड बॉडी नहीं बोलते, फिर वो फ्लेक्सिबल बॉडी है। कौन सी बॉडी आ गई? रिजिड बॉडी में बेटा क्या है बेटा, कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच की दूरी बदल नहीं रही है। जैसे मान लो पिंकी और नैना के बीच की दूरी बदल नहीं रही है। मैं एग्जांपल दूं, मेरी और पिंकी के बीच की दूरी बदल नहीं रही, या तो कंडीशन ये है कि पिंकी जो है मेरे को रेस्ट पे दिख रही होगी, या ऐसा होगा पिंकी मेरे को मेरे अराउंड सर्कुलर मोशन करती हुई दिख रही होगी। नहीं है ऐसा, दो ही कंडीशन हो सकती है। अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी बदल नहीं रही है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी बदल नहीं रही है ना, हम शेडूप को देख रहे हैं, शेडूप और मेरे बीच की दूरी बदल नहीं रही, या तो मेरे को दिख रहा है शेडूप पर आराम से बैठा हुआ है रेस्ट पे, या मेरे को क्या दिख रहा होगा मेरे अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। डिस्टेंस मेरे से फिक्स है, डिस्टेंस मेरे से फिक्स है। तो बेटा रिजिड बॉडी में कोई भी दो पॉइंट होंगे, या तो एक पॉइंट को दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा होगा, रेस्ट पे दिख रहा होगा, या दिख रहा होगा वो उसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, या उसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये पॉइंट है रिजिड बॉडी का, ये दूसरा पॉइंट है रिजिड बॉडी का, अगर ये जो भी डिस्टेंस है ना बेटा, ये x जो होगा बेटा ये कांस्टेंट होगा। मैं ये कोई भी दो पॉइंट हो उनके बीच की दूरी क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। क्या होगी बेटा? क्या मैं आपको ये बात समझा पाया हूं, है ना? अब अगर x कांस्टेंट है तो dx/dt क्या होगा? जीरो है। अच्छा dx/dt क्या होता है? x है बीच का डिस्टेंस, x क्या है बीच का डिस्टेंस, कितनी तेजी से बढ़ रहा है या कितनी तेजी से घट रहा है। dx चेंज आएगा dt टाइम में, 1 सेकंड में क्या चेंज आएगा? dx/dt। 1 सेकंड में क्या चेंज आएगा प्यारे बच्चों? dx/dt। दोस्तों क्या तो समझ में आ गया? पूजी को समझ में नहीं आ रहा है। पूजी पुत्र बेटा पीपी मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि जो x है ना वो कांस्टेंट है, जो x है वो कांस्टेंट है। प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं जो x है ना बेटा वो कांस्टेंट है, और dx/dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। dx/dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यार भाइयों कह दो समझ में आ गया? x कांस्टेंट है, dx/dt 0 है ना। और अगर dx/dt 0, dx/dt क्या बताता है? dx डिस्टेंस में चेंज आया dt टाइम में, दैट इज कितनी तेजी से डिस्टेंस अगर दो पॉइंट के बीच का बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट इज दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। या तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है या ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच होगी दो पॉइंट की, वो क्या होगी? 0 होगी। अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी है तो बेटा जो दो पॉइंट के बीच की दूरी है बेटा वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। dx/dt 0 रहेगा। dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच 0 होगी। याद करो बेटा, एक जमाने पुरानी बात है, प्रदीप सर सामने खड़े होकर कह रहे थे अगर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी दूसरे की रिस्पेक्ट में तो सबसे पहले निकालो रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे पहले निकालो रिलेटिव वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक लाइन जॉइनिंग के अलोंग और एक परपेंडिकुलर। जो लाइन जॉइनिंग के अलोंग कंपोनेंट है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ। चलो याद आ गया, पक्का याद आ गया। और जो v परपेंडिकुलर था बेटा वो r परपेंडिकुलर r ओमेगा था, वहां से ओमेगा रिलेटिव क्या था? v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r। क्या तो हाँ ना बोले? तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि जो भी अगर रिलेटिव वेलोसिटी है उसका जो कंपोनेंट होगा लाइन जॉइनिंग के अलोंग उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच, जो कि यहां पर 0 है। दैट इज जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना बेटा वो परपेंडिकुलर ही हो सकती है। वो कैसी हो सकती है? तो 2 वाला पार्टिकल 1 को या तो दिखेगा देगा रेस्ट पे है, और या तो दिखाई देगा चल रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव वो कैसी होगी? लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर। अच्छा 3 वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या दिखा दे रही होगी? 1 को परपेंडिकुलर। अच्छा इधर को या इधर को? उधर। तभी तो बेटा क्योंकि रिजिड बॉडी बीच का डिस्टेंस 2 और 3 का भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर 2 इधर को जा रहा हो 3 इधर को तो डिस्टेंस चेंज हो गया। तो डिस्टेंस चेंज, मैं चाहता हूं डिस्टेंस चेंज ना हो। मैं तो कह रहा हूं बेटा ये रिजिड बॉडी है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो अगर 2 इधर जा रहा है तो 3 भी इधर जा रहा होगा। अगर 2 एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो 3 भी एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा होगा। भाई मेरे को तो समझ में आ रहा है।
प्यारे बच्चों देखो मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, ये हो गया 1 2 3, ये 3 पार्टिकल थे। अच्छा अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है 4, अच्छा इसकी वेलोसिटी किधर को होगी बेटा, जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, हाँ ना बोल दो यार। तो जो भी रिलेटिव वेलोसिटी, इसको क्या 1 को क्या दिख रहा होगा, 1 को दिख रहा होगा, मैं तो रेस्ट पे हूं और बाकी सारी जो दुनिया है वो मेरे अबाउट घूम रही है, मेरे अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, मेरे अबाउट। इसको ये लगेगा पूरी के पूरे सारे के सारे पार्टिकल उसके अबाउट सर्कुलर मोशन क्या कर रहे हैं, इसको दिख रहा होगा सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इसको लग रहा होगा बॉडी इसी के अबाउट रोटेट कर रही है, इसको लग रहा होगा बॉडी इसी के अबाउट। रिजिड बॉडी पे किसी भी पॉइंट पे बैठ जाओगे तो आपको क्या लगेगा, वो पॉइंट रुका हुआ और पूरी बॉडी उसके अबाउट रोटेट कर रही है, पूरी बॉडी उसके अबाउट रोटेट कर। तो इसीलिए बेटा हम बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। बेटा रिजिड बॉडी की खास प्रॉपर्टी है, किसी भी पॉइंट पे बैठ जाओगे तो आपको दिखाई देगा वो रेस्ट पर पूरी की पूरी बॉडी उसके अबाउट घूम रही है, दैट इज पूरी की पूरी बॉडी उसके अबाउट क्या कर रही है बेटा, सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और ऐसे जो मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। दैट इज यहां पर उसको लगा हुआ, मतलब फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी विल सीम टू रोटेट अबाउट with same angular velocity vector। आइए देखिए मैं आपको क्या कहना चाहूं, ये मैंने आपको मैं फिर से बता रहा हूं, x क्या दिखाई देगा, कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी x होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, dx by dt क्या होगा, 0 होगा, और dx by dt का था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच, वो क्या होगा, 0 होगा। और बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच 0 है तो इसका मतलब ये क्या है, v रिलेटिव का कंपोनेंट लाइन जॉइनिंग के अलोंग 0, दैट इज जो भी रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगी वो किधर को दिखाई देगी, लाइन जॉइनिंग से परपेंडिकुलर दिखाई देगी। तो जो भी रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देती है रिजिड बॉडी में, एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे की जो वेलोसिटी दिखाई देती है वो क्या होती है बेटा, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर होती है। और बेटा लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी किसमें होती थी, सर्कुलर मोशन। किसमें होती थी बेटा, यहां पर पार्टिकल आएगा तो वेलोसिटी इधर, यहां पर आएगा तो इधर। क्या हर बार परपेंडिकुलर नहीं है वेलोसिटी, हाँ ना बोले। तो बेटा बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हर एक पॉइंट रिजिड बॉडी पे जो होगा, जिस भी पॉइंट पे बैठ के देखोगे दिखाई देगा वो उसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट इज बॉडी रोटेट कर रही है उसी पॉइंट के अबाउट। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, लेकिन अगर इसको ये लग रहा है, इस वाले पॉइंट को ये लग रहा है ये इधर जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा मैं रेस्ट पे और ये इधर जा रहा है, क्या वेलोसिटी सेम डायरेक्शन दिखाई देगी। अगर इसको लग रहा है ये ऊपर जा रहा है तो इसको क्या लगेगा, ये नीचे जा रहा है, पर v सेम होगा अलग होगा, v सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा अलग होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसको दिख रहा है 10 से ऊपर जा रहा है, इसको क्या दिख रहा है 10 से, मेरे को दिख रहा है 5 से इधर जा रहा है, आपको दिख रहा होगा मैं 5 से इधर जा रहा हूं। अरे हाँ ना बोलो ना यार। तो कहने का मतलब तो ये है ना प्यारे बच्चों कि इसको अगर ये लग रहा है ये ऊपर जा रहा है, इसको लगेगा ये नीचे जा रहा है, इसको लगेगा जो v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, r दोनों को सेम दिखाई देगा, दोनों के बीच की दूरी, तो ये कहेगा ये मेरे से r दूरी पे, ये कहेगा ये मेरे से r दूरी पे। और v रिलेटिव परपेंडिकुलर बाय r को हम बोलते थे ओमेगा। क्या ये बातें याद है या भूल चुके हैं, याद है भूल चुके हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया ओमेगा, ये क्या हो गया ओमेगा, नहीं है ऐसा। प्यारे बच्चों देखो बात सुनो, v रिलेटिव परपेंडिकुलर बाय r हो गया ओमेगा, और बेटा जो इसको इसका ओमेगा दिखाई देगा वही इसको इसका ओमेगा दिखाई देगा, बस इसको दिखाई देगा क्लॉकवाइज तो इसको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मतलब एक को दूसरे, इसको इसकी एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा वेक्टर दिखाई देगी, मतलब ये ओमेगा 21 जो होगा अगर वो ओमेगा 21 और ओमेगा 12 जो होंगे मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो क्या होंगे बेटा, ऑपोजिट होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है ना। ये बिल्कुल ही गलत बात है, ध्यान से देखिए। इसको ये दिखाई दे रहा है कि ये नीचे जा रहा है, दैट इज ये ऐसे घूम रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको भी क्या दिखाई दे रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर माइनस नहीं होता है, ओमेगा 21 और ओमेगा 12 वेक्टर बराबर होते हैं। मैं तो अभी गलती से बोल भी दिया था, मैंने कहा था विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी विल सीम टू रोटेट अबाउट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर भी मैंने साथ में बोल दिया था। दैट इज अगर इस पे बैठ के दिखाई दे रहा है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी है π/2 रेडियन पर सेकंड, तो इस पे बैठ के भी क्या दिखाई देगा, π/2 रेडियन पर सेकंड। और एंटी क्लॉकवाइज अगर इससे दिखाई दे रहा है तो इससे भी क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं है, अरे हाँ ना तो बोल दो यार, क्या मैं आपको समझा पाया। तो प्यारे बच्चों बस मैंने आपको क्या समझा दिए, देखो मैं समझ सकता हूँ सर्कुलर की बात कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा थोड़ा भूल गए, कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात मैं आपको याद दिला सकता हूँ। इसको बेटा देखो, जब v और ओमेगा में रिलेशन लिखा था, v और ओमेगा का रिलेशन क्या था, साक्षीभूत v और ओमेगा का रिलेशन क्या था, v = r। क्यों, एक सेकंड में ओमेगा घूमेगा,
एक जब एक चक्कर में 2 पाई घूमता है तो चलता कितना है 2 पाई यार, डिस्टेंस कितना चलता है 2 पाई है, जब घूमता है 2 पाई तो चलता कितना है 2 पाई है, जब घूमता है 2 पाई तो चलता कितना है 2 पाई नहीं है, जब घूमता है 2 पाई तो चलता कितना है 2 पाई नहीं है, पक्का समझ में आ गया? जब घूमता है 2 पाई तो चलता कितना है, जब घूमेगा 1 सेकंड में ओमेगा तो चलेगा कितना आर ओमेगा, तो स्पीड क्या हुई आर ओमेगा। और ये जो v इक्वल टू आर ओमेगा आ रहा है, मेरे को ये बताइए ये जो वेलोसिटी आर ही है क्या वो आर के अलोंग है या आर से परपेंडिकुलर? तो v इक्वल टू आर ओमेगा से कौन सी वेलोसिटी आती है जो आर से परपेंडिकुलर वाली होती है, जो आर से परपेंडिकुलर वाली होती है। अरे हाँ ना बोलो, ऐसा हो सकता है ये कुछ ऐसे भी जा रहा हूं मैं आपको बताऊं क्यों बताऊं, v इक्वल टू आर ओमेगा से जो वेलोसिटी आती है वो आर से, तो बेटा यहां से बेटा v परपेंडिकुलर जो आएगा बेटा हमने क्या किया बेटा पहले हम अगर ये पहला पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल इसकी रिस्पेक्ट में इसकी हमने क्या की वेलोसिटी निकाली, मान लो वो इधर कोई तो उसके दो कंपोनेंट है, एक लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच, और एक लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर है ना, और v रिलेटिव परपेंडिकुलर क्या होगा आर ओमेगा, आर ओमेगा से वेलोसिटी कौन सी आती है v परपेंडिकुलर, क्या दो आगे समझ। तो बेटा ओमेगा क्या आता था v रिलेटिव परपेंडिकुलर बाय r। प्यारे बच्चों बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी दो पार्टिकल है उनके बीच का डिस्टेंस x, मैं ये नहीं कह रहा हूं x एक, मैं x कह रहा हूं वो कोई भी x हो सकता है, ये वाला ये वाला ये वाला वो कोई भी हो सकता है, कोई भी दो पार्टिकल, मैं जनरल दो पार्टिकल्स ले रहा हूं, मेरे जो दो पार्टिकल हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं ये वाला और ये वाला, एक सेंटर वाला और एक ये वाला, मैं कह रहा हूं कोई भी दो पार्टिकल लोगे तो आप क्या बोलोगे उनके बीच की दूरी क्या है dx by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच क्या है, दैट इज जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर, जो भी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो परपेंडिकुलर टू r। अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी r से परपेंडिकुलर आ रही है, अगर उसको देखा रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r है, इसका मतलब उसको क्या दिखाई देगा, उसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा, तो बॉडी उसके अबाउट रोटेट करती हुई दिखाई देगी, उसके अबाउट। अब अगर रोटेट करती हुई दिखाई दे रही विद सेम एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर आएगा, ये विद अपोजिट एंगुलर वेलोसिटी आएगा, क्योंकि बेटा इसको अगर ये दिखाई दे रहा है ये ऊपर जा रहा है तो इसको ये दिखाई देगा ये नीचे जा रहा है, तो v परपेंडिकुलर बाय r ओमेगा जो आएगा। तो बेटा प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं v रिलेटिव परपेंडिकुलर बाय r ओमेगा, और ये क्या कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको क्या कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों को क्या दिखाई देंगे एक दूसरे एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा सेम एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो हमने क्या सीख लिया with respect to each and every point of the rigid body will seem to rotate about it with same angular velocity vector। कह दो आगे, अब बस खत्म हो गई, और क्या बताऊं मैं, रिजिड बॉडी मैंने आपको पूरा बता दिया पर समझ में कुछ भी नहीं है। ऋतिक सर वहां पे कुछ बता रहे हैं, ऋतिक वहां पे कुछ बता रहे हैं सर, बीच में कुछ हैं मन नहीं किया, बता रहे। अगर ऐसे जा रहा होता ना तो r ओमेगा से जो आपको मिलेगा वो v रिलेटिव परपेंडिकुलर मिलेगा, बस ये बता बेटा। देखो ये v रिलेटिव पैरेलल है, पहले बता चुका था बस मन नहीं किया, v रिलेटिव परपेंडिकुलर अगर ऐसे भी जा रहा होता है ना ये रिलेटिव। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं dt टाइम में इधर कितना जाएगा v रिलेटिव परपेंडिकुलर dt, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसके कारण होगी या इसके कारण, तो ये v रिलेटिव परपेंडिकुलर dt, और अगर ये r है तो इसको मैं क्या r d थीटा नहीं कह सकता हूं, तो r d थीटा बराबर क्या आ जाएगा v रिलेटिव परपेंडिकुलर dt, तो d थीटा बाय dt रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जो आ जाएगी वो क्या आएगी v रिलेटिव परपेंडिकुलर बाय r, फिर क्या दो आगे, तो r ओमेगा से जो आता है वो कौन सा आता है v रिलेटिव परपेंडिकुलर, भले पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो, भले स्पाइरल पाथ में जा रहा हो, जैसे मर्जी जा रहा हो, लेकिन r ओमेगा से जो वेलोसिटी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी v रिलेटिव परपेंडिकुलर, v इक्वल टू r ओमेगा से जो v मिलती है वो कौन सी होती है r से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, r से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो बेटा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है बेटा, देखो अब ये बात आ गई सर्कुलर मोशन, इसकी बात आ गई, आपको बताया था सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक आप लोग भूल जाते हैं वो होता है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन कौन सा भूल जाते हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही दो टॉपिक है जो आप लोग भूल जाते हैं। बेटा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते थे, सबसे पहले हम निकालते थे रिलेटिव वेलोसिटी, उसके आते थे दो कंपोनेंट, एक लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग और एक लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर। जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कंपोनेंट आता है वो बताता है कितनी तेजी से सेपरेट हो रहे हैं या क्लोज आ रहे हैं, हाँ ना बोले, और जो लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर वाला था अपॉन r कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा ओमेगा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा ओमेगा नहीं है, और एडिडास समझ में पक्का
कोई दिक्कत की बात नहीं, गाली नहीं देंगे। नहीं, सामने वाला तो तुम्हें इग्नोर कर दो उसको। किसी और समझाते हैं किसी और की प्यार से। हाँ, अभी शुरू तुम तो गुड बॉय दिखते हो क्लास में, हम सोचते खाली नहाता नहीं, वैसे तो अच्छा इंसान है। इंसान गाली देता है। मेरे को लगता है मन में मैल नहीं, खाली तन में ही मैल है। तुम तो अंदर बाहर दोनों तरफ से मैल है। प्यारे बच्चों, क्या तो समझ में आ गया? हेलो स्वप्निल बेटा, समझ में आ रहा है? भाई क्या तो समझ में आ गया? नहीं समझ में आया क्या? प्यारे बच्चों, बस मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो बहुत ध्यान से। ये हो गई रिजिड बॉडी की कहानी। किसकी कहानी हो गई? किसी ने इसको घुमा के दिखाओ। मैंने कहा क्यों? कहते बड़ा मजा आया। मैंने घुमा दिया। मैंने क्या किया? अब जब मैंने घुमाया तो कह रहे सर काइनेटिक एनर्जी बताओ। मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं है। अब मैंने कहा भाई कैसे बताऊं, क्योंकि हर एक पार्टिकल जो था बेटा वो सर्कुलर मोशन में था। हर एक पार्टिकल जो था वो सबकी स्पीड अलग अलग थी। सबकी स्पीड हाफ mv स्क्वायर से बता दी। बट डीएम के लिए तो मान सकता हूं कि स्पीड पूरे की सेम ही हाफ डीएम v स्क्वायर। और जैसे हाफ डीएम v स्क्वायर लिखो तो v क्या हो जाएगा? r ओमेगा। v क्या हो जाएगा? हाफ डीएम r स्क्वायर ओमेगा। सीखा क्या? इस सबका ओमेगा एक है, सबका ओमेगा एक है क्योंकि रिलेटेड बॉडी है। क्योंकि कैसी बॉडी है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सीखने किसकी कहानी थी? आई। सीखने किसकी कहानी थी? आई की। तो समेशन mr स्क्वायर, समेशन फटाफट से बताते चले ना, जरा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये 4 पॉइंट है, खट 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 खट। इसके अबाउट होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या? वो बॉडी इसके अबाउट घूम रही है। अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो दोनों जीरो पे m0 स्क्वायर m0 स्क्वायर। इसका मतलब ma स्क्वायर 2ma स्क्वायर। कितना आ गया? इसके अबाउट कितना आ जाएगा? ma by 2 स्क्वायर ma by 2 स्क्वायर ma by 2 स्क्वायर ma by 2 स्क्वायर 4 टाइम्स ma by 2 स्क्वायर ma स्क्वायर। इसके अबाउट कितना आएगा? a रूट 2 by 2 a by रूट 2 कितना हो गया? m0 स्क्वायर m0 स्क्वायर ma by रूट 2 स्क्वायर ma by रूट 2 स्क्वायर ma स्क्वायर। क्या तो आ गया? अच्छा इसके अबाउट कितना आएगा? ma स्क्वायर ma स्क्वायर ma रूट 2 स्क्वायर पूरा ma स्क्वायर। भाई मेरे को तो आता है यार समझ। आगे सुन। ड्राइंग भी देखो। अच्छा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ये चलो पहले इसके अबाउट कर लेते हैं। पहले इसके अबाउट 2 का तो m0 स्क्वायर और ये टोटल एंगल कितना होता है? 120। तो आधा कितना हो जाएगा? ये a sin 60 ये a sin 60। डिस्टेंस कितना हो गया एक्सिस से? a रूट 3 by 2 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 नहीं है। तो m a रूट 3 by 2 का स्क्वायर into 4 तो क्या आ जाएगा बेटा? 3ma स्क्वायर। कितना आ जाएगा? इसके अबाउट कितना है? m0 स्क्वायर वाले कितने हैं? 2। अच्छा m a रूट, अच्छा अगर ये a रूट 3 by 2 तो ये भी तो a रूट 3 by 2। तो m a रूट 3 by 2 स्क्वायर वाले कितने हैं? 2। और ये अगर a रूट 3 by 2 ये a रूट 3 by 2 तो ये a रूट 3। तो m a रूट 3 का स्क्वायर ऐसे कितने हैं? 2। तो m a रूट 3 by 2 का स्क्वायर into 2 तो 3ma स्क्वायर by 2 3 by 2 हो गया। और m a रूट 3 स्क्वायर into 2 तो क्या आ गया? 6ma स्क्वायर। 6 प्लस 3 by 2 7.5 15 by 2 ma स्क्वायर 15 by 2 ma स्क्वायर। भाई मेरे को तो आता जा रहा है समझ में आ रहा है? अच्छा इसके अबाउट कितना आएगा? हाँ आओ बेटा शाबाश। अजीत आओ मेरे। अजीत अच्छा मिनट होता है ना, मजा आ जाता है। अजीत मिनट हो तो हिला दी नहीं सर। तो अजीत पुत्र इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बता दो यहाँ बेटा। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? बेटा अगर ये 120 है तो ये दोनों मिला के 60 होंगे ना, बराबर होंगे क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो इसलिए दोनों एंगल बराबर होंगे। 30 30 हो गए। a sin 30 है भाई। और टोटल कितना होता है? 2a। नहीं मालूम टोटल 2a क्या होता है? क्योंकि सारे के सारे ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल। a a 2a
अब ये 2 है और ये क्या a sin 30a/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। तो इसके अबाउट क्या है m a/2 स्क्वायर m 3a/2 स्क्वायर m a स्क्वायर m a स्क्वायर, क्या तो आगे। अरे हाँ ना तो बोलो यार, मेरे को तो सारा अच्छे से याद आ गई बात है। इसके बाद बेटा मैंने क्यूब वाला बताया था, कौन सा बताया था? क्यूब वाला। आगे अच्छे से फटाफट से बोल दोगे? चलो ठीक है। हाँ बेटा सोहेल बताओ। हाँ बेटा ऐसे ना अपनी समझो ना, अपनी वो वाला कपड़ा ले लो। और क्या चमकाओ बड़ी अगर। हाँ तो प्यारे बच्चों देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा सोहेल इज अ गुड बॉय। 8 ma स्क्वायर कैसे? ma स्क्वायर into 4, ये भी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये चारों a में, और ये कितने में का a√2 m a√2 स्क्वायर into 2 8 ma स्क्वायर। अब इसके अबाउट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना यक्षिता बता दो बेटा, शाबाश यक्षिता इज अ गुड गर्ल। बहुत ही शानदार 6 ma। बेटा देखो a√2 तो आधा कितना हो जाएगा a/√2 तो m a/√2 स्क्वायर 2 बार, m 0 स्क्वायर 2 बार, m a स्क्वायर 2 बार। अच्छा इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से? ये एक्सिस है ना, ये डिस्टेंस कितना है? r स्क्वायर बराबर a/√2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। r स्क्वायर आ जाएगा 3a स्क्वायर बाय 2, तो mr स्क्वायर into 2 r क्या है 3a स्क्वायर, r स्क्वायर क्या है 3a स्क्वायर बाय 2। बेटा देखो ये a√2 आधा a/√2 और ये परपेंडिकुलर है। अब देखो है ना ये 3D में है ना, समझ रहे हो ना? a/√2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तो फील कर रहा है a/√2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो गया। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने आपको डेरिवेशन बताया था, याद आई बात है? रॉड का एंड के अबाउट, रॉड का ml स्क्वायर बाय 3। देखो ml स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, रॉड है 1/1 और बेटा एंड t एंड d सेंटर के अबाउट कितना आएगा? इसका कितना आएगा? mr स्क्वायर बाय 2, रिंग का mr स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का 2/3 याद आ गई ना बात? सॉलिड स्फीयर का 2 हॉलो कोन का mr स्क्वायर। मेरे को तो सारा याद हो गया, मेरे को तो सारा याद हो गया। किसी का सर ऐसे नहीं, ये तो कुछ भी ऐसी बता दिया आपने हल्का सा, असली में डिराइव करो, क्या कहते हैं? लोगों को ना इस डेरिवेशन की वैल्यू नहीं है ना। चलिए तो ये x है, अब x में हमने क्या किया dx में, कैसे करके dmx स्क्वायर का समेशन, dmx स्क्वायर का समेशन। तो dmx स्क्वायर का समेशन क्या देगा? dmx स्क्वायर समेशन। अच्छा dm क्या लेगा बेटा? l लेंथ का मास m है, 1 लेंथ का m/l dx का m/l dx, बोलो आया m/l dx। dmx स्क्वायर समेशन 0 से क्या आ जाएगा? ml स्क्वायर में। किसी का सर जरूरी थोड़ी ना मास m और लेंथ है लो, मास m और लेंथ है लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुम बताओ कितनी मास लेनी कितनी है? कहते सर मास m/2 लेंथ l/2। मैंने कहा ठीक है लो m/2 और l/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मास में m/2 पुट कर दो, लेंथ में l/2, तो कहते हैं m/2 स्क्वायर l/2 स्क्वायर अपॉन 3। अरे हाँ ना बोले क्या आ जाएगा? ml स्क्वायर बाय। किसी का सर एक रॉड का तो कोई भी बता देता है, 2 रॉड तो बता लोगे? मैंने कहा 2 क्या तुम 15 रॉड दो तो भी बता देंगे, जोड़ना ही तो है, क्या करना है? जोड़ना है। कह रहे साहब अगर मान लो हमारे पास एक और रॉड, वो भी m/2 मास की और l/2 लेंथ की, अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? और ये क्या आ गया? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर, इसके अबाउट आ गया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर। हां वही कह दो, आ गया नहीं आया? अब बेटा ये आ गया रॉड का। अच्छा अगर मान लो कोई कहते हैं अगर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इसके अबाउट, यहाँ से l/3, तो क्या कर पाएंगे हम? क्या इसमें कोई बड़ी बात है? l का मास m है तो l/3 का m/3 इसका 2m/3, नहीं समझ में आया? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर बाय 3 में 3a का है इसमें, 3a का है इसमें और 3a का है इसमें नीचे,
27 3 का 81, इसका हो गया ml स्क्वायर बाय 80, नहीं है। और इसका क्या देगा बेटा, मास भी डबल हो गया, लेंथ भी डबल, 8 ml स्क्वायर बाय 81, तो 1 + 8 9 ml स्क्वायर बाय 81 हो जाएगा, 9 ml स्क्वायर बाय 9 ml स्क्वायर बाय 9। क्या तो समझ में कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी का सर ये रॉड का, अच्छा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया। अच्छा याली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है जरा इसके मोड बताओ, अगर r डिस्टेंस mr स्क्वायर, क्योंकि हर एक पॉइंट कितने डिस्टेंस पे r है, तो आगे। किसी का सर रिंग का कितना आएगा इस एक्सिस के मोड, कितना आएगा mr स्क्वायर, अच्छा रिंग आ गया mr स्क्वायर। अच्छा हॉलो सिलेंडर में कितना आएगा एक्सिस के मोड, क्यों, क्योंकि 3 के mr स्क्वायर आते हैं बेटा, क्योंकि एक्सिस से सबका डिस्टेंस क्या है r, dmr स्क्वायर समेशन dmr स्क्वायर समेशन dmr स्क्वायर समेशन dmr स्क्वायर समेशन mr स्क्वायर हो जाएगा, dmr स्क्वायर समेशन r स्क्वायर कांस्टेंट dm का समेशन m आ जाएगा। फिर ना बेटा समझ में आ रहा है, हॉलो सिलेंडर में भी एक्सिस से हर एक पॉइंट की दूरी क्या है बेटा r, तो dmr स्क्वायर समेशन इसमें भी क्या आ जाएगा बेटा mr स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा, समझ में आ गया नहीं आ गया। हेलो बॉडी बिल्डर दिवेश गुप्ता, समझ में आ रहा है, हाँ भाई समझ में आ गया। किसी का सर ये रिंग का तो कोई बता, डिस्क का बताओ, मैं बताऊं तो डिराइव एमआर 17 साल से आता मेरे को, आता तो और पहले से 17 साल से पढ़ा, हाँ मैं डिराइव कर भाई समझ में आ रहा है। ऐसे मैं देख रहा था ना, मतलब मैंने ऐसे एनालाइज कर रहा था, मेरे को एक बात समझ में आई कि मतलब लोग ना क्या करते हैं, वो नींबू मिर्ची टांगते हैं, बताया था आपको, भाई मैं देखा एक ट्रक वाला टांग रहा है ना, मतलब मैं देखा कई सारे घर में दुकान वाले भी टांग लेते हैं ना कि भाई नींबू मिर्ची टांग, नजर वजर ना, कुछ लोग इसकी फोटो लगा लेते हैं तो नजर न लगे। पर मैंने पता किसी BMW के पीछे मतलब नींबू मिर्ची लटकी या ऑडी के पीछे जो ट्रक ऐसे से जा रहा था ना, उसके पीछे नहीं पता बुरी नजर वाले तेरा मुंह, उसके पीछे मैं नींबू मिर्ची डाल के, अबे तू तो इन्वेस्टमेंट गलत जगह की, टायर पे कर तो तेरा सही पीछे नजर कैसे लग रही है। चलिए हाँ चलिए एक मिनट, तो पाई r स्क्वायर का मास क्या है, पाई r स्क्वायर का मास क्या है, तो 1 एरिया का मास क्या है, m बाय पाई r, m बाय है ना। अच्छा अब x पे हमने क्या किया, dx थिकनेस लिया, x पे क्या किया बेटा हमने, एक्चुअली ना अभी डॉक्टर के पास गए थे तो वहां पर हमारे मित्र हैं पीडियाट्रिशियन, तो उनके पास एक मतलब लेडी आई थी, कहती मेरे बेटे को नजर लग गई है, कहते मतलब डॉक्टरों के बच्चों को तो नहीं लगती है, मतलब उन्होंने आगे से जवाब दिया डॉक्टर के बच्चों को नहीं, कहते कि मतलब कैसे, कहते नहीं ये बड़ा रात को रोएगा, हम इसको शादी में ले गए थे, कहते जब शादी में ले गए तो कितने लोगों ने उठाया उसको, वहां पे बार बार उठा रहे उछाल रहे होंगे, तो बेचारे की हड्डियां वड्डियां दुख रही होंगी, इसलिए रो रहा तुम होते तो चिल्ला के कहते दर्द हो रही है बोल नहीं लगा दे। मैं उसके कॉन्सेप्ट सुन रहा था भाई, मतलब वहां पे ना मतलब धर्म वर्सेस साइंस की बहस हो रही है, नहीं लगती ना नजर, फिर मैंने नमक वाला था, फिर वो रोना बंद हो गया, कह रहे फिर आई क्यों है, चलिए बेटा बात हिल गया, नहीं पाई r स्क्वायर का मास m है, तो 1 एरिया का मास क्या है, m बाय पाई r स्क्वायर 2 पाई x dx। अच्छा बेटा ये रिंग को हमने क्या किया, काटा और खोल दिया, याद है बात या नहीं है, घर में मेहमान आए थे, मैडम ने प्याज काटने को बोला, हमने क्या किया ना, फिर मैम ने क्या किया, हमारे उधर के रिश्तेदार आते हैं ना, वो तो ऐसे मुक्की मार के खा लेते हैं, मैडम वाले अमीर लोग, उनको चाहिए भाई डिजाइन से, लेकिन फिर हमने क्या किया, प्याज को गुदगुदी लगाई, फिर उसमें से रिंग निकलेगी, उसमें से तो प्याज बेटा मतलब डिस्क जो रिंग से मिलके बनी, और बेटा जो रिंग का एरिया वो क्या होगा 2 पाई x हो जाएगी, 2 पाई x हो जाएगी लेंथ, और dx हो जाएगी थिकनेस।
अरे हाँ तो बोल दो यार। तो एरिया क्या जाएगा 2 पाई x dx। तो ये रिंग का मास आ गया। dm x स्क्वायर ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके r तक, है ना। x स्क्वायर x क्यूब r की पावर 4/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा, पाई कट जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। कह दो आगे से। देख फिर से m मास है पाई r स्क्वायर एरिया, तो 1 एरिया m बाय पाई r स्क्वायर। इसका एरिया का होगा 2 पाई x लेंथ हो गई dx प्लस। ये हो गया बेटा रिंग का मास। dm x स्क्वायर का समेशन। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। ऐसे कितनी रिंग का लेना पड़ेगा? 0 से लेके r तक खूब सारी रिंग्स का लेके ऐड कर देंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे कह दो सामने आ गया। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों? mr स्क्वायर, राइट। कैसे पता लगा? पाई कट गया, पाई कट गया, ये 2 था, r की पावर 4/4 है, 2 2 जा 4 हो गया। कह दो आगे समझ। अब किसी ने सर नहीं 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 हमें यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मत निकालना सिखाओ, नॉन यूनिफॉर्म रॉड का निकालना सिखाओ। डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा नीट में ये बताओ। देखो बेटा इसके ना चांसेस कम है, पर बेटा लगातार ना मतलब लगातार इन्होंने प्रूव कर दिया एनटी वालों की हमारे का तो ये फेवरेट टॉपिक है ना। मतलब पिछले 3 साल में 8-9 क्वेश्चन है ना, गिने हुए मिले नहीं एग्जैक्टली, है ना। तो गिनना नहीं मतलब कि भाई नहीं सर ने तो 8-9 बताए थे तो 11 निकले, 8 से कम नहीं है ना। मतलब हर साल में ऐसा हो रहा है 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बेटा बहुत ध्यान से हमको सीख लेना चाहिए, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन तो मतलब इसमें कोई डाउट ही मत रखना कि क्वेश्चन आना या नहीं आना। रोटेशन में कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो इसको बेटा ऐसा तैयार कर लो कि बिल्कुल पक्के से आ जाए। चलो ये वाला मौसम बदलता है ना, फिर भी बोर्ड ठीक नहीं हो फिर बदलेंगे। पता नहीं कम वक्त में पैसे बेकार होते हैं, मतलब बोर्ड बेकार होते हैं। अगली सर्दी में फिर हाथ से डिजिटल लगाए, बिल्कुल शांति रखो। इस वाली जेब में छुट्टे थे यार। तो इस बार का समोसा बचा हुआ है। समोसा बचा हुआ है। हाँ तो ऐसे कोरोना चला गया, अब खिला सकते हैं। बेटा पता है मैं आपको सच बता रहा हूँ, पता है सर्दी में को पता नहीं लगा। मैं कल शीशे के सामने खड़ा हुआ नहाने से पहले मैंने अपना पापी पेट देखा। मैंने आज से मैंने सुबह रोटी मांगी सूखी दो भाई, मैंने घी हटवा दी भाई रोटी से। ये आता ना घर वाले ना मेरे को घी के ना गुड़ गिरवा देते हैं, हम भी खा लेते हैं। हालांकि गुड़ देख के ना टेस्ट देख के खाता हूं मैं तो। फिर मेरे को समझ में आता कि दाल में डालोगे तो भी तो गुड़ आएंगे, फिर हम दाल में भी डाल देते, साग में भी डाल देते, फिर वो गुड़ तो कद्दू भी नहीं आते, यहाँ से गुड़ आ जाता। चलिए घर वाले हमारे हैं ही फर्जी सबके साथ। वो ना मतलब ऐसी फालतू बातें, घी खा ले। अच्छा चलिए एक बात और क्या, एक्सरसाइज भी चलो करेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, हाँ तो देखो बेटा बात सुनो ध्यान से। हेलो, तो बेटा मैं आपको बताता हूँ एक बात की बात। किसने कहा सर यूनिफॉर्म रॉड का नहीं नॉन यूनिफॉर्म रॉड का बनाओ? किसका बताओ? डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा देखो। वो आपसे कह देगा जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट एक्स है, जो ये है लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास पर यूनिट लेंथ। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों, या सब टेंजेंट ही जा रही है? अब बेटा ये मास पर यूनिट लेंथ होगी। अब बेटा कैसे निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? x पे छोटा सा dx ले लेंगे, x पे छोटा सा dx ले लेंगे। वन लेंथ का मास लैम्डा dx का लैम्डा dx बोलो है, ये आ गया dm, ये क्या आ गया
डीएम एक्स स्क्वायर का समेशन 0 से, अरे हाँ ना बोलो, यस सर। अरे लैम्डा डीएक्स क्या हो गया, लैम्डा है 1 लेंथ का मास डीएक्स का, लैम्डा डीएक्स डीएम एक्स स्क्वायर का समेशन कर दिया। अरे बोल दो आया यार, यस सर। शुडू अरे सुन गाली दो से नहीं कर रहे, पता नहीं हमसे पैर, हमको भी ऐसा नहीं हो कि हमको सोचना पड़े, गुस्सा कंट्रोल करना है। अभी आज की क्लास के बाद मूड खराब कर दिया यार, बड़ा गुस्सा आया। अब वैसे ठीक हो गया, अगली क्लास में भी सुबह बड़ा गुस्सा है। सुबह की क्लास नीचे ले गया हाँ मैं आता ही नहीं चाहूँ, वैसे ऊपर वाली क्लास में गुस्सा नहीं आता, ज्यादातर बच्चों से एक दिन पूछ लो तो नहीं बताते, मेरे को कोई मूड खराब है। जब दूसरे दिन सेम ही बच्चा और सेम ही क्वेश्चन ना बताने, फिर बड़ा मूड खराब है। मैं वैसे मैं अपने आप को मोटिवेट करके जाता हूँ, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर पूछ लेता हूँ। नीचे आके पूछ लिया। वो तो मैं बताओ तो बता ही लोगे ना। हाँ चलिए ये देखिए बेटा, चुटकी से नाम दर्द घूमते नहीं। हरिओम। हाँ ये समझना यार, वैसे मेहनत करें यार, है ना यार, टाइम पास नहीं, मेहनत करें। x क्यूब dx का इंटीग्रेशन है l की पावर 4 में। बेटा देखो मैंने कैसे किया बेटा, 1 लेंथ का मास लैम्डा है, dx का लैम्डा dx का, तो ये क्या देगा लैम्डा नॉट x dx, ये लैम्डा नॉट x तो हो गया लैम्डा 1 लेंथ का मास, dx का मास ये हो गया, ये हो गया मास ऑफ पॉइंट, ये क्या है किसका मास, इस dx का मास, dm x स्क्वायर का समेशन कर देंगे 0 से लेके l तक। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? तुम्हारे घर वाले भी कोड बड़ा बताते हैं। मैं खाती नहीं, पापा खाते हैं। चलिए मेरे को पसंद है। नहीं ऐसा नहीं है, तो बहुत टेस्टी चीज। नहीं अच्छा है। लैम्डा नॉट l की पावर 4/4, लैम्डा नॉट l की पावर, हाँ ना बोले हेलो मेरे दोस्त, समझ में आ रहा? किसी ने अगर s यानी m की फॉर्म में लिखो, आंसर m की फॉर्म में होंगे, फिर कैसे करें? तो मैंने कहा पहले मास निकाल लो, 1 लेंथ का मास लैम्डा नॉट x, dx का मास ये हो गया 0 से l तक इंटीग्रेट कर लो, मास आ गया। और ये मास कितना आ गया लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 2, लैम्डा नॉट, इसको लिख दो लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 2, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 2, पता नहीं क्या करना है, इनटू l स्क्वायर बाय 2। ये समझ में आ गया क्या किया, 2 2 जा 4 पे भी ये मास है ml स्क्वायर बाय 2। बहुत ध्यान से देखो, ये ml स्क्वायर बाय 3 से ज्यादा है। हम आपको 100% बता रहे हैं कि अगर मास की फॉर्म में आंसर हुआ ना, आप अगर ये अगर आपको क्लिक कर देना कि जो ml स्क्वायर बाय 3 से ज्यादा आंसर है वही हो सकता है, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा पेपर। सर अगर लैम्डा x की फॉर्म में नहीं होगा, x स्क्वायर की फॉर्म में होगा तब भी आंसर ऐसा ही है, ml स्क्वायर बाय 3 से ज्यादा ही है, डिनोमिनेटर जो आएगा 3 से कम है। पता क्यों? क्योंकि जब मास बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड था तो ml स्क्वायर बाय 3 है। अब क्या है लैम्डा नॉट x, यहाँ पे मास डेंसिटी कम है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे भारी है, मतलब कुछ इस तरीके की रॉड है, मतलब यहाँ पे पतली यहाँ पे मोटी। अब मान लो कि यहाँ पे मास ज्यादा है, जितना ज्यादा x पे मास है तो यहाँ से उठा के अपने मास दूर रख दिया ना, तो मास को अगर दूर कर दिया, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 था, तो इसमें तो ज्यादा हो गया ना, मास को आपने उठा के दूर रख दिया ना, तो आंसर तो ml स्क्वायर बाय 3 से ज्यादा ही है। हाँ संदीप हाँ समझ में आ गया संदीप? कैसे देखा? अरे लैम्डा नॉट x है लीनियर मास डेंसिटी, समझ में आ गया? तो ये 1 लेंथ का मास लैम्डा तो dx का लैम्डा dx, इसका समेशन कर दिया तो मास आ गया, और लैम्डा dx dm x स्क्वायर का समेशन कर दिया तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। मास के टर्म्स में ये आ गया। बस मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे को इतना समझ में आ जाए, अगर लीनियर मास डेंसिटी बढ़ती जा रही बेटा, जब यूनिफॉर्म रॉड थी यहाँ पे मास डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ मास कम है यहाँ ज्यादा, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहीं से मास उठा के कुछ इधर डाल दी, यहाँ से मास उठा के कुछ इधर डाल दी, यहाँ से मास उठा के कुछ इधर डाल दी, मास को दूर ले गए ना एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया ना। अरे कह दो आ गया। हाँ अगर ये मेरे से कहते हैं लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया x इक्वल टू l के अबाउट बता। अब मैं सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये l लेंथ की रॉड है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x है, इधर मास कम है इधर ज्यादा है, और कह रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ x इक्वल टू l के अबाउट।
तो मैं जानता हूं ज्यादा मास कहां है, एक्सिस के पास। आप मास को एक्सिस के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 से कम आएगा, डिनोमिनेटर 3 से ज्यादा आएगा। क्या दो आ गया समझ? मेरे को निकालना नहीं आंसर, ना ही मेरे को एक पैसे का भी इंटरेस्ट है, बस वहां पर आपको ये बात क्लिक करनी चाहिए। आगे समझ में? जो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर मान लो, देखो बेटा, अगर आंसर लैम्डा नॉट की टर्म्स में, चुपचाप से सॉल्व करो। अगर आंसर मास की टर्म्स में दिए तो दो इंटीग्रेशन करवा के आंसर नहीं निकलवाना चाहता आपसे। वो दो इंटीग्रेशन नहीं कराएगा कि पहले आप मास अलग निकालो, इंटीग्रेशन करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग निकालो, फिर लैम्डा नॉट L²/2 को मास को सब्स्टिट्यूट करो। इतना ड्रामा वो आपसे नीट के पेपर में नहीं करवाना चाहता। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो एक दो ही आते हैं, बस वहां पर आपके पास ऑप्शन अच्छे होते हैं। मैंने आपको बताया इस बार भी एक क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, जिसको अगर कायदे से किया जाए तो 1.5 पेज खर्च हो जाता है, 1.5 पेज खर्च हो जाता है। पर बेटा नीट वाले बहुत ही समझदार लोग हैं बेटा, वो लोग ऑप्शन इतने बढ़िया दे देते हैं कि वहां पे आप फटाक से क्लिक कर पाए चीज को। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बस मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर बहुत बड़ा जा रहा है तो ऑप्शन को जरूर दें। आप समझ गए मेरी बात? अच्छा, अगर मान लो, चलो इसको हटाओ, मान लो कोई कहते हैं डिस्क है, इस पे भी जो मास डेंसिटी है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट एक्स की फॉर्म में। मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, मास डेंसिटी कहां ज्यादा कर दी बताओ जरा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 से ज्यादा आएगा कम आएगा? क्या तो आ गया? सिंपल है मुश्किल है? सिंपल है मुश्किल है? कितने लोग ये बात सोच सकते हैं कि आई जो आएगा वो mr²/2 से ज्यादा है? पक्का समझ में आ गया? तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 2 से कम आएगी। क्या तो समझ में आ गया? देखो आओ चेक करते कि हम सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। बेटा देखो मैंने इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। डिस्क किससे मिलकर बनी होती है? बहुत सारी रिंग्स, बहुत सारी रिंग्स। x पे छोटा सा dx ले लेंगे, x पे छोटा सा dx थिकनेस की रिंग आ गई। बेटा अब इसका एरिया क्या लेना? 2πx dx। कोई तो हाना बोल दिया। वन एरिया का मास ये है। क्या dx के लिए मैं मान सकता हूं मास डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा? मास डेंसिटी x के साथ साथ वेरी कर रही है, dx में कोई चेंज आएगा नहीं। सिग्मा नॉट x ये मास पर यूनिट एरिया, ये क्या है? मास पर यूनिट एरिया इनटू 2πx dx। ये क्या हो गया? मास, मतलब वन एरिया का मास इनटू एरिया। ये क्या है? मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग। ये रिंग का मास आ गया है ना। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr²। अब रिंग का रेडियस क्या है यहां पे? x²। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कहां से कहां तक? 0 से आ गया। तो क्या आ गया? कैपिटल आर लो मर्जी ले लो यार। ये क्या है? x r की पावर 5/5 2 पाई सिग्मा नॉट r की पावर 5/5। अब अगर मास निकालना है तो मास कैसे निकालेंगे? मास कैसे? 2 पाई x dx। ये वन एरिया, ये हो गया एरिया। वन एरिया का मास सिग्मा नॉट x। ये क्या है? वन एरिया का मास, ये एरिया। तो ये रिंग का मास आ गया। 0 से r तक इंटीग्रेट कर दो, सारी की सारी रिंग का मास निकाल के ऐड कर दो। ये क्या हो जाएगा? x² r³ 2 पाई सिग्मा नॉट r³/3। 2 पाई सिग्मा नॉट r³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3m। नहीं आएगा। 2 पाई सिग्मा नॉट r³ की वैल्यू है 3m। 2 पाई सिग्मा नॉट r³ इनटू r² कर सकता हूं, 3m r²/5। आप बहुत ध्यान से देखो, 3/5 क्या होता है? 0.6। और ये क्या था? हाफ। क्या उससे बड़ा है? मैं आपको 100% बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन है तो वहां पे वो आपसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा, वहां पर आपका डायरेक्टली आंसर पता लग जाएगा। जब मेंस में डायरेक्टली पता लगा तो वो आपके में भी इंक्लूड है। और पता है ये ना मैं कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ना ही, सॉल्व ही नहीं करना होता है। ऐसे क्वेश्चन को पहले आपको रीड करना होता है, फिर सोचना होता है, फिर सॉल्व। आप समझ गए? पर 3 साल लगातार रहे बेटा डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। मैं मान सकता हूं आगे। अच्छा, अगर मान लो इस पे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, बताओ सेंटर ऑफ मास कहां है? बताओ। तो उसके लिए अगर dmx का समेशन अपॉन टोटल। बेटा यहां पे कर दो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। हेलो, सेंटर ऑफ मास का dmx का समेशन अपॉन। दोस्तों सब लोग इधर देख लेंगे प्लीज। लैम्डा नॉट x क्या हो जाएगा? वन लेंथ का मास इनटू dx। ये हो गया छोटा सा पॉइंट मास का मास। dmx का समेशन अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट x dx। ये वन लेंथ का मास है इनटू dx, ये dx का मास है, ये dm का समेशन।
वैसे तो मास आपको डायरेक्टली पता ही है, आप चाहो तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो, अब क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझ में आया क्या? हाँ बेटा बताओ जरा क्या आ गया? लैम्डा नॉट तो कट जाएगा, ये x स्क्वायर है l क्यूब बाय 3, ये l स्क्वायर बाय 2 2l बाय 3। और मैं आपको बताऊं मेरे को पहले से ही पता था 2l बाय 3 है, क्योंकि बेटा मैंने ये पेपर का सॉल्यूशन बना के डाला था ना, वीडियो बनाई थी ना बेटा जेईई मेंस के सॉल्यूशन। बेटा ऐसा नहीं, मतलब इसलिए नहीं मालूम था क्योंकि लैम्डा है लैम्डा नॉट x, मैं प्रैक्टिकली मैंने सोचा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x कैसे बन सकता है। यहाँ पर dx का जो मास आ रहा है, जब मैं x को डबल करूंगा तो डबल मास है, जब मैं x को डबल करूंगा तो मैं समझ गया कुछ इस तरीके की चीज होगी। यहाँ पे x पे dx लूंगा तो ये आएगा, अब इससे दुगने पे लूंगा तो ये एरिया डबल हो जाएगा, एरिया डबल तो मास डबल। यूनिफॉर्म सी एक चीज शीटली काटी, अब इसी को पकड़ के मैंने क्या की क्रंच करके इसको रॉड बना दी, ये हो गया लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x। और ये है क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां था? बेस से h/3 पे और टॉप से 2h/3 पे। तो मेरे को 12/3 पहले से मालूम था, पर बेटा मैं कह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि मेरे को मालूम हो, और ये मालूम होने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत क्या चीज मालूम होने की है कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना, जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो l/2 से आगे आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म होती तो l/2 होता। आपने मास को कुछ इधर खिसका दिया तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कुछ इधर खिसक गया। यार कह दो समझ में आ गया, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे भाइयों कह दो आगे यार। मैं समझा पा रहा हूं आपको बेटा? अच्छा ट्रायंगल वाली बात की फील नहीं है बेटा। देखो मेरी बात सुनो, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x, dx का मास जो आएगा ना वो लैम्डा dx आएगा, और जो x पे dx का मास बनेगा ना 2x पे उससे डबल बनेगा, 3x पे ट्रिपल बनेगा, मतलब एरिया ट्रिपल होना चाहिए। ये x पे आई वैल्यू, ये 2x पे आएगी वैल्यू, एरिया जो आएगा वो आप देख रहे हो डबल होता है, 3x पे ट्रिपल हो जाएगा। फील कर पा रहे हो बात या नहीं कर पा रहे? ट्रायंगल से ही बनाया जाता है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा। ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, पर ये सब बातें मालूम होने की जरूरत नहीं है। मालूम होने की जरूरत क्या है? वहां पर क्वेश्चन में आपको क्लिक करने की जरूरत क्या होगी? क्वेश्चन में क्लिक करने की जरूरत होगी सेंटर ऑफ मास l/2 से आगे है, बस। अगर मान लो कोई कहते हैं यही डिस्क है ना, इसको काट दो आधा बीच में से, अब ये क्या हो जाएगी? हाफ डिस्क। क्या हो जाएगी? सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट x। अब कोई कहे कि बताओ सेंटर ऑफ मास कहां है? अब कोई कहे बताओ सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? मैं बता, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जानने में सेंटर ऑफ मास कहां आएगा। 4r/3 पाई पे कहा था यूनिफॉर्म में, अब आपने क्या किया? पास में मास डेंसिटी का ना दूर ज्यादा है तो 4r/3 पाई से दूर है। क्या तो आ गया समझ? हाँ ना बोले? कोई खास बड़ी बात? कोई खास बड़ी बात? बना देता हूं, लिख के कर देता हूं। अच्छा उतारा नहीं अभी तक आप लोगों ने? छापो छापो, शुरू नहीं समझ में, सारा समझ में आ गया। कोई खास बड़ी बात है? शायद आपको समझ में नहीं है। उत्तर बेटा सब ठीक ठाक? नहीं तो मेरे समझ से परे यार, तुम पिछले साल निकले क्यों नहीं यार? वसीम सेम आपके लिए भी मन में मेरे परे यार, आपको निकल जाना चाहिए था। पहले पढ़े नहीं ना? मैं नहीं मिला। 650 नंबर लेके आ रहा, कमजोर थोड़ी ना पढ़ने में। सब बढ़िया, चलो अब की एम्स पहुंचो है तो यार मेहनत करो दोस्त। भाई समझ में आ गया? आओ
ऐसी बातें नहीं कि वो फिर घमंड करने का मन करता थोड़ा सा, तो घर में घमंड को थोड़ा मारती है। ऊपर कैसे समझाया जाए, मतलब जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते उनको क्या कहा जाए? ना वो मतलब क्लास में बहुत जोर से डांट दो मार दो, फिर ना फिर पूरी क्लास में फिर उनको मूड खराब करके घूमना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर स्माइल करो फिर लगता है कि मतलब सीरियस ही नहीं, और अगर सैड मोड में पढ़ा दो फिर बाकी लोग को लगता है समझ में नहीं आ रहा होगा। आज सर गुस्से में लड़ाई नहीं होती, घर पे लड़ाई नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया। ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में, ऐसा कुछ नहीं। और मेरे दोस्त बेटा समझ में आ रहे हैं? आओ ऐसा करते हैं फटाफट से ना, लास्ट बस इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं बेटा। हम आपको बस इतना कह रहे हैं बेटा, अगर कॉपी अगर आप ढंग से नहीं बना रहे ना, जैसे ये ना कॉपी अच्छी लिख रहे हैं, कॉपी थोड़ा सा अच्छा लिखें। अगर कॉपी अच्छी लिख रहे हैं ना, और अगर आप कॉपी को पढ़ रहे हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ बेटा, पेपर आपको कॉपी से मिलेगा। बस ये समझ लो कि हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो हम पूरा कॉपी में डालते हैं। अगर आप डाल नहीं रहे तो फिर आपको फायदा ही नहीं मिलेगा बेटा। बेसिकली ना अगर आप लोग ना एनटीए के जितने पेपर्स होंगे उसको एनालाइज कर लो ना, कायदे से पेपर आप ओपन की ना साइकोलॉजी समझ में आती है क्या पूछ रहे हैं। मैं सारी की सारी चीजें डाल रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इंपॉर्टेंट था, रिजिड बॉडीज वाला इंपॉर्टेंट था, वहां पे टिक करते जाओ। जब पढ़ रहे हो तो मतलब उसको कुछ स्पेशल फोकस देना कि मेरे दिमाग में से निकले नहीं, ठीक है। आइए देखिए अब बेटा, किसी ने मेरे को बताया सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट एक्स है, आधी डिस्क है। कैसी डिस्क है? किसी का दम है तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या है। तो फिर से कैसे करेंगे, अब यहाँ पे पहले क्या लेंगे, आधी रिंग। कैसी ले लेंगे? तो सिग्मा नॉट एक्स, ये क्या हो गया बेटा, वन एरिया का मास, पाई एक्स डीएक्स। बेटा पाई एक्स इसकी लेंथ हो गई, डीएक्स थिकनेस हो गई, ये तो आ गया ना समझ में, ये आ गया एरिया, वन एरिया का मास ये ना। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये मास आ गया किसका बेटा, इस छोटी सी आधी रिंग का, आधी रिंग का मास है। डीएम एक्स, एक्स क्या होगा बेटा, 2x बाय पाई, 2r बाय पाई होता है सेंटर ऑफ मास आधी रिंग का। तो डीएम एक्स का समेशन 0 से r तक अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या है, सिग्मा नॉट एक्स इनटू पाई एक्स डीएक्स। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया बेटा, रिंग का मास और ये उसका समेशन कर दिया। ये आ गया सेंटर ऑफ मास किसका बेटा, आधी डिस्क का। क्या बन जाएगा, सिग्मा नॉट को काट दो, सिग्मा नॉट को काट दो, पाई को भी काट दो, पाई को भी काट दो, बचा क्या, एक्स स्क्वायर आर क्यूब बाय 3। ऊपर क्या बचा बेटा, अच्छा ये ऊपर तो पाई एक एक्स्ट्रा है, तो पाई को तो नीचे ले आओ, एक पाई कटे, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब और एक 2 भी है, तो क्या हो जाएगा बेटा, आर की पावर 4/4, आर की पावर 4/4। बेटा मदद कर दो दोस्त यार, कितना आ गया, 3r बाय, और पहले क्या था 4r बाय 3 पाई। देखो पाई तो वो r बाय पाई तो कॉमन हो गया, हटाओ। अब बताओ 4/3 बड़ा है या 3/2 बड़ा है, 3/2 बड़ा है। ये 1.5 है, ये 1.33 है। क्या सेंटर ऑफ मास आगे खिसक गया, अरे हाँ ना तो बोले यार। तो 4r/3 पाई से आगे आना चाहिए, 4r/3। एक बार फिर से बता, सिग्मा नॉट एक्स हो गया वन एरिया का मास, इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, पाई एक्स हो जाएगा इसकी लेंथ, और डीएक्स हो जाएगी थिकनेस। अरे दोस्त कह दो आ गया, ये वन एरिया का मास, ये पाई एक्स डीएक्स, ये उस रिंग का एरिया, ये क्या हो जाएगा डीएम, डीएम एक्स का समेशन, एक्स क्या हो जाएगा 2x बाय पाई, एक्स क्या हो जाएगा, डीएम का सेंटर ऑफ मास, डीएम का डीएम एक्स का समेशन अपॉन टोटल मास। क्या हो गया, जल्दी करें यार, आधे घंटे में खत्म कर रहे हैं यार, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
2 बजे खत्म करें। आप लोगों से बात कर लेंगे ना, मेरे पढ़ तो लो थोड़ी देर तो पढ़ो। नहीं वैसे आज की क्लास का प्लान नहीं है इसके बाद। अरे कल तो यार लॉकडाउन फिर से। चलो पहले ये तो पढ़े फिर उसके बाद बात करते हैं। नहीं क्लास होगी फिर आज, क्योंकि कल वैसी छुट्टी है। ये तो याद है ना लॉकडाउन की तो। हाँ मेरी क्लास तो आज तो आप लोग यहाँ पे रात को 8 बजे तक बैठे है ना। हम थोड़ा सा रोटेशन का 1-2 टॉपिक और कर लेंगे ऊपर की क्लास लेने के बाद, और ऊपर की क्लास लेने से पहले भी मैं खाली हूँ दोनों टाइम करेंगे। चलो पहले ये पढ़ लो फिर उसके बाद बात लेते हैं। नहीं कल छुट्टी नहीं होती फिर कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी तो फिर मतलब पढ़ाई करते हैं। हाँ परसों का भी कह रहे हैं कि हो सकता है 2 दिन लॉकडाउन, 2 दिन छुट्टी मर जाएगी हमारी यार, मतलब मर नहीं जाएगी छुट्टी हो जाएगी। बढ़े आगे बढ़े, लिख लिया थोड़ा सा साफ लिख लेना, कोई खास दिक्कत नहीं। सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट एट सेंटिंग डालो और लिखो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस एक लाइन लिख दो। समझ में आ गया? संदीप बेटा समझ में आ रहा है? संदीप बेटा बाकी हाँ भाई हाँ तो प्यारे बच्चों देखो बेटा ये हो गया बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा मैंने आपको बता दिया मतलब कैसे मतलब डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से और भी बन सकते हैं। चलो एक और बन सकता है, जो एक और बन सकता है बता के खत्म करो। ऐसा ना हो ना आपको कि मतलब वहां पर 3 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तीनों में से मैंने तीनों बता दिए थे तो चौथा कोई नया आता ही नहीं, खत्म बात। रो है रो नॉट एक्स, रो क्या है आपको कहते हैं बताओ मोमेंट ऑफ ये स्फीयर क्या है बेटा, स्फीयर। इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। रो होती है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में मास होता है सॉलिड स्फीयर। कैसे स्फीयर है? अरे हाँ ना बोले। अब बेटा बताओ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ओ सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? प्यारे बच्चों देखो बात, पहले क्या आया था 2/5 mr², अब क्या है 2/5 mr² से ज्यादा। अगर मान लो वहां पर मेरे को क्वेश्चन में कहता है रो इक्वल टू रो नॉट बाय एक्स है, रो इक्वल टू रो नॉट बाय मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है मास डेंसिटी कम हो रही है, तो मास आपने एक्सिस के पास में ज्यादा ले। अगर एक्सिस के पास में मास ज्यादा आ गया इसका मतलब क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या तो समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? अभी मैं ये जानता हूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 2/5 mr² से बड़ा है। क्या मेरे को ये बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ बेटा कैसे करेंगे? ये रिंग नहीं है बेटा, ये हॉलो स्फीयर है। ये हॉलो सॉलिड स्फीयर जो है ना वो बड़े सारे हॉलो स्फीयर से मिलके। जब मेरे घर वाले ना उन्होंने मुक्की मारी प्याज तो मैंने देखा उसमें से बड़े सारे वो स्फीयर्स निकल रहे हैं हॉलो, और छोटे छोटे स्फीयर मिलके क्या बनते हैं बेटा, सॉलिड स्फीयर। क्या बनते हैं? समझ में आ गया? तो ये हॉलो स्फीयर। अच्छा इसका एरिया क्या होगा, 4πx²। और थिकनेस क्या है? अरे कोई तो मुंह से बोलो, dx। तो 4πx² dx ये क्या होगा बेटा, वॉल्यूम। वन वॉल्यूम का मास क्या है, रो नॉट x। ये हो गया मास, ये क्या हो गया dm। ये क्या हो गया dm क्यों? हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, हॉलो स्फीयर 2/3 mr, 2/3 मास ऑफ हॉलो स्फीयर इनटू रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर का स्क्वायर। क्या दो आगे नहीं है 4πx² dx। एरिया हमने क्या किया, एरिया निकाला हमने, इस हॉलो स्फीयर को बाहर निकाला, काटा और उसको ऐसे रखा और उसके ऊपर हमने क्या किया, अमली को खड़ा कर दिया। तो वो जो 4πx² था वो शीट बन गई। तो 4πx² एरिया और dx उसकी थिकनेस है, dx उसकी। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ही वॉल्यूम होती है, या एरिया इनटू थिकनेस वॉल्यूम होती है। अरे हाँ ना तो बोलेगा। तो 4πx² dx ये हो गया वॉल्यूम।
वन वॉल्यूम का मास रो नॉट एक्स है, तो ये मास ऑफ हॉलो स्फीयर आ गया 2/3 mr²। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। ऐसे हॉलो स्फीयर लेने पड़ेंगे कहां से कहां तक, जीरो से लेकर क्या दो आगे से। अच्छा फटाफट से बताओ कितना है बेटा आंसर। 8 π/3 रो नॉट x² x³ x की पावर 5 r की पावर 6/6। 4/9 और मास क्या देगा बेटा, मास बता दो, मास कितना है 4 πx² dx। ये क्या हो गई वॉल्यूम, हेलो 4 πx² dx ये क्या हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ये क्या हो गया मास। जीरो से आर तक इंटीग्रेट कर देंगे आ जाएगा मास बेटा कितना आएगा 4 π रो नॉट, ये क्या हो गया x³ r की पावर 4 r की पावर 4 पाई रो नॉट r की पावर 4 पाई रो नॉट r की पावर 4 ये हो गया m। नहीं है समझ में क्या, नहीं है क्या, m r² ये क्या हो गया 2 4 4/9 आ रहा है ना, देखना सही बोल रहा हूं। आप देखिए आंसर वो 4/10 है, ये 4/9 आ रहा है, डिनोमिनेटर कम वैल्यू था। नहीं है समझ में, है बेटा ये वाली बात 4 πx² dx 4 πx² हो गया एरिया, एरिया इनटू थिकनेस हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया वन वॉल्यूम का मास रो नॉट x, तो इस वॉल्यूम का इनटू रो नॉट x ये आ गया मास किसका हॉलो स्फीयर का। ये dm का समेशन कर दिया मास ने, जीरो से आर तक समेशन कर दिया, सारे के सारे हॉलो स्फीयर का मास ऐड कर दिया तो टोटल स्फीयर का मास आ गया। अरे क्या तो समझ में आ गया, नहीं है हाँ विद्या बेटा समझ में आ गया। चलिए ये हो गया बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास भी निकलवा लें तो निकलवा आधा स्फीयर कर दो क्योंकि मतलब पूरे स्फीयर का तो सेंटर पे ही आएगा ना। अच्छा बेटा मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है इसका और रो इक्वल टू रो नॉट x पेपर में आ जाए, हम सच कह रहे हैं कि मतलब दिमाग भटकना नहीं चाहिए तुरंत। अगर ये स्फीयर है, अगर ये तो इस स्फीयर का भी ओरिजिन पे इस सारे के सारे हॉलो स्फीयर का ओरिजिन पे तो ओरिजिन पे ही आएगा सेंटर ऑफ मास, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि नीट में क्वेश्चन आ जाए कि रो इक्वल टू रो नॉट x है तो बच्चों को दिमाग में फटाक से dmx का समेशन करता है, थोड़ी देर बाद हो सकता है क्लिक कर दे, लेकिन ऐसा नहीं कि फटाक से चल पड़ना भाग पड़ना है। यहाँ पर तो ओरिजिन पे है, यहाँ पर तो कहाँ जाएगा ओरिजिन है ना। और यार हमारे ना पेपर को देख के ना अभी ना जज ना करें कि ना मतलब जैसे कि पेपर आसान है मुश्किल है, ये सब चीजें ना जज नहीं करना है ना। हमारे कुछ पेपर ऐसे रहेंगे जो आसान भी रहेंगे, मतलब एक्चुअली हमको ना ये चेक करना होता है बीच बीच में कि अगर हम 19 लेवल का पेपर बनाए तो इतने नंबर पे कट ऑफ थी, कितने बच्चे कट ऑफ से बाहर निकल रहे, कितने बच्चे खतरे में, तो आप लोग को ये लगेगा आसान पेपर डाल दिया। तो आसान पेपर हमारा डालने के पीछे खाली और खाली एक ही लॉजिक होता है, हम लोग कभी 19 के हिसाब से सेट करेंगे, 20 के हिसाब से सेट करेंगे, 21 के हिसाब से। तो हमको ना वो पेपर हम अलग अलग ईयर के हिसाब से सेट करते हैं, जिससे हमको ना अंदाजा लग जाता है कि कितने बच्चे भी डेंजर जोन, जैसे इस बार वो अंदाजा लग गया कि कितने बच्चे डेंजर जोन में आए है ना। तो 70 बच्चे हैं एग्जैक्टली में 76 है, तो नंबर ना काफी ज्यादा है। तो इसलिए कुछ एक पेपर ना मतलब वो थोड़ा सा और रियलिस्टिक साइड पे डालेंगे, जिससे हमको ना थोड़ा सा एग्जैक्ट अंदाजा मिल जाए, ताकि हम बच्चों को भी इन्फॉर्म कर पाएंगे भाई थोड़ा सा कमर कस लो। अब बेटा देखो ये अब यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, देखो मेरी बात सुनो और मैं आपको एक बात सीरियसली बताऊं, पेपर तो जो आसान देते हैं ना, जितने ज्यादा से ज्यादा आप आसान पेपर देंगे उतने आपके नंबर फाइनल पेपर में जाते हैं। जितने अपने टफ पेपर होंगे ना उतने आपके फाइनल पेपर में नंबर कम है, क्योंकि अपना ना मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाता है कि अपने इतना ही स्कोर कर सकते हैं। जब आपको ये पता ही नहीं होगा ना कि आप 700 स्कोर कर सकते हो, 700 स्कोर आता ही नहीं है। जब आपको पता होता है ना कि मेरे तो 700 नंबर आ सकते हैं, मेरे 650 आ रहे हैं, मैं 700 पे पहुंच सकता हूँ, वो कब पता लगेगा जब मैं 700 तक देख तो पाऊं नंबर, है ना। हम लोग को टफ करके ना कोई खास फायदा होता नहीं, टफ करके खाली आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरे को नए क्वेश्चन मिल गए, वो हम क्लास में वैसे ही देते हैं।
पाई एक्स स्क्वायर dx, ये क्या हो गई बेटा वॉल्यूम। अब मैंने 2 पाई एक्स स्क्वायर dx को क्यों बोली, दो आधा था। आधा है हेमिस्फीयर, ये हो गई वॉल्यूम। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वन वॉल्यूम का मास क्या रो नॉट एक्स, ये आ गया डीएम, ये क्या आ गया डीएम का समेशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा टोटल मास। क्या ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत की बात, अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, कितने x पे है, तो dm क्या है रो नॉट x 2 पाई x स्क्वायर dx, ये क्या होगा वॉल्यूम। वन वॉल्यूम का मास ये है, सॉरी वन वॉल्यूम का मास ये है, ये होगा वॉल्यूम, ये आ गया मास dm। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है होलो स्फीयर का r/2 पे कहां होता है dm x का समेशन अपॉन टोटल मास, जो कि नहीं है, आ गया नहीं आ गया। झेल पा रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, नहीं ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना, नहीं टफ तो नहीं है ना, नहीं टफ है, नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ बेटा, अगर इस लेवल पे आप लोग कोऑपरेट करते हैं, इस लेवल पे अगर हम लोग बातचीत करते रहे तो 180 में से 180 कई बच्चों के हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ, बड़ा बढ़िया फायदा है बेटा, आप लोग जिस ग्रुप में बैठे हैं, इस ग्रुप में हम लोग किसी भी लेवल की बात ना बड़े आराम से कर पाते हैं। तो मतलब कोशिश करें यार, इसका फायदा उठाएं यार, और थोड़ा सा टफ बातें करने भी दें, है ना। आगे समझ में बड़े आगे बात हो गया बेटा। खाली तीन ही क्वेश्चन बन सकते हैं जो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आज तक मेंस में बने, वो तीन ही बने। अब मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ ना, अब मतलब लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर दे दूं, वो अलग क्वेश्चन नहीं है, वो वही सेम क्वेश्चन है, खाली मैं खाली परेशान करने के लिए दे दूं तो अलग बात है, टाइम पास के लिए नहीं। बढ़ जाओ आगे, बिठो दो। दिल्ली की नंबर इस बार कितने हैं? इस पेपर में जितने नंबर आए ना, उससे 100 नंबर ऊपर तो आपके आएंगे, उसके बाद जितना ऊपर जाओगे ना उसमें एफर्ट लगेगा, तो क्वालिफाइंग जोन में तो पहुंच ही गए। हमें समझ में आ रहे हैं? भाई लोग समझ में आ रहे नहीं आ रहे? समझ में आ गए? अच्छा, इसके बाद बेटा देखो, इसका बेटा कुछ एक ना थ्योरम्स आती हैं बेटा अपनी, एक होती परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं ये देखते हैं बेटा। बेटा देखो, ये कोई भी बॉडी है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, एक्स एक्सिस के ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये जो डीएम मास है छोटा सा, इसका डिस्टेंस कितना आएगा एक्स एक्सिस से, बताइए जरा। डीएम वाई स्क्वायर। जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई होता है, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो, क्या बात सही है गलत? ये बात सही नहीं। जो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो y नहीं होता, जो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो होता है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये y है, ये z है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार। पर बेटा ये है 2D बॉडी, कैसी बॉडी है? लैमिना प्लेनर बॉडी, 2D बॉडी, शीट, समझ में आ गई बात, जो कि xy प्लेन में रखी। तो ये आगे Ix है ना, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट नहीं है, z कोऑर्डिनेट 0 हर एक पार्टिकल।
है ना, दैट इज ये 2D बॉडी। कैसी बॉडी है? लेमिना, प्लेन लेमिना बोल देते हैं, 2D बॉडी बोल देते हैं, शीट है। अच्छा आईजेड क्या है जल्दी बताओ? dm r स्क्वायर समेशन r, ये चीज, और r स्क्वायर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ix x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? dm y स्क्वायर प्लस, और ये क्या बन जाएगा? ix प्लस ix प्लस। तो प्यारे बच्चों देखो बात सुन लो बहुत ध्यान से, ix प्लस iy बराबर iz। ये क्या आ गया बेटा? हमारे पास एक थ्योरम आ गया। ये कौन सी थ्योरम है बेटा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जब एक बॉडी के प्लेन में दो एक्सिस हो, जब एक बॉडी के दो प्लेन में, एक प्लेन में दो एक्सिस हो जो कि दोनों परपेंडिकुलर, उनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा वो किस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दोनों से परपेंडिकुलर, और जो उन तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ मास। वो क्या होता है बेटा? जो उन तीन एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। मैं आपसे कह रहा हूं जब एक 2D बॉडी हो, जब एक प्लेनर बॉडी हो, जब एक 2D बॉडी हो, जब एक प्लेनर बॉडी हो और उसके प्लेन में दो एक्सिस हो जो कि परपेंडिकुलर हो, तो उन दो एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम आता है वो तीसरे एक्सिस जो इन तीनों दोनों से परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर बन जाता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तीसरी एक्सिस जो उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है और उन दोनों से परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन ऑफ लेमिना से भी परपेंडिकुलर है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz, जो तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन है वो क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ मास। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, मैंने कहीं ऐसा कहीं यूज ही नहीं किया कि वो सेंटर ऑफ मास है। मैंने कहीं ये बात बताई नहीं है, कहीं डेरिवेशन में आया कि ये ओरिजिन जो है ये सेंटर ऑफ मास है। ओरिजिन ये है ना इंटरसेक्शन, क्या वहां पे मास होना जरूरी है एक्चुअली में? जहां पर अगर कोई कहे Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या वहां पे मास होना जरूरी है एक्चुअली में? ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं। और क्या वो सेंटर ऑफ मास होना जरूरी है? नहीं। मैंने ऐसी कहीं कोई डेरिवेशन में ऐसी कोई बात यूज नहीं करी है, लेकिन होता ये है कि बच्चों को ज्यादातर ये पता होता है, मतलब पता नहीं ये क्यों मिसकॉन्सेप्ट प्रोपगेटेड है, बुक्स में भी नहीं है इन जनरल, लेकिन बच्चों के मन में ये कॉन्सेप्ट बैठा होता है कि जहां पर तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन वो सेंटर ऑफ मास है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बात समझ में आ गई? ये कह रहे हैं कि एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक निकाले हैं, एक थीटा वाला क्वेश्चन भी कराए थे, तो उसमें उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। हाँ बेटा, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं किसी एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लो x एक्सिस के अबाउट, तो ये बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी ना। लेकिन dm मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो dm मास का जो डिस्टेंस है वो हाँ उससे परपेंडिकुलर, जो उसका रेडियस है d, कहां से जन्म हुआ? हाफ dm v स्क्वायर के समेशन से। v को लिखा r ओमेगा, r क्या था? उसका रेडियस, उसका रेडियस। तो बेटा अब जब ये घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट तो रेडियस क्या है? y। और जब ये बॉडी घूमेगी इस y एक्सिस के ऊपर तो रेडियस क्या है इस पार्टिकल का? x। x, y होगा ना, ये x है ये चीज और ये y है, तो इसके अबाउट जब घूमेगी तो रेडियस क्या है? x है। तो Iy क्या हो जाएगा? dm x स्क्वायर। तो जब वो जो dm r स्क्वायर के समेशन में r क्या है? r है रेडियस उस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का जब उस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमेगी। जिस भी एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है, जिस भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जब उस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमेगी तो उस dm का जो रेडियस आएगा। तो बेटा बस मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि Ix प्लस Iy ये क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो कि बॉडी के प्लेन में है। ये Ix और Iy जो है ये x और y एक्सिस जो है वो बॉडी के प्लेन में है और जो z एक्सिस है वो बॉडी के प्लेन से परपेंडिकुलर है, पर तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है और वहां पे मास होने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे मास होने की भी जरूरत नहीं है। मैंने जान के फिगर भी ऐसा बनाया कि वहां पे मास होने की जरूरत है, दिख रहा है मास है ही नहीं। और मैंने फिगर भी ऐसा बनाया दिख रहा है कि भाई बॉडी जो है वो कुछ ऐसी है, सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहां पे आ रहा हो। वो शायद मेरे को लगता है ये मिसकॉन्सेप्ट इसलिए प्रोपगेट हुआ क्योंकि बुक्स में ज्यादातर फिगर ही होता है, तो लग रहा होता है कि शायद सेंटर ऑफ मास है, शायद हो सकता है ये रीजन। तो intersection of these three axes may be at center of mass, yes,
नहीं समझ में आया? intersection of x y z axis may be center of mass and may not be center of mass. जो इंटरसेक्शन है तीनों एक्सिस का, वहां पे मास एक्चुअली में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. हो गया? बढ़ो आगे यार. इंटरसेक्शन ऑफ these three axes may or may not be at center of mass. अंग्रेजी गड़बड़ हो गई यार, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ रही ना? हाँ, लेकिन ना सीधे इंटरसेक्शन ऑफ these three axes may or may not coincide with center of mass. तो अंग्रेजी नहीं बनती सही यार. चलो. हाँ, हेलो बेटा बसंत, बेटा समझ में आ रहा है? पक्का है, कोई दिक्कत की बात नहीं. तो बसंत मेरे दोस्त, अब बेटा इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं? कोई कह देगा ये रिंग है, ये क्या है बेटा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये बताओ. जो इसके अबाउट होगा वही इसके अबाउट. इसके अबाउट क्या होता है? mr स्क्वायर. तो ix प्लस iy दोनों बराबर होंगे. इसके अबाउट घुमाओ या इसके अबाउट घुमाओ, एफर्ट बराबर होगी अलग अलग होगी? बराबर होगी. इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा अलग अलग होगा? तो इसके अबाउट i, इसके अबाउट i, इसके अबाउट 2i क्या हो गया? mr स्क्वायर. i क्या हो गया? mr स्क्वायर बाय 2. अरे कोई तो हाँ ना बोल दो. ये क्या है? रिंग. डिस्क का क्या हो जाएगा बताओ? इसके अबाउट क्या हो जाएगा बेटा? mr स्क्वायर बाय 4. नहीं समझ में आया क्या? अच्छा, हॉलो स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगा? 2/3 mr स्क्वायर. इसके अबाउट क्या आएगा? और इसके अबाउट क्या आएगा? वही आएगा. यहाँ तो बेटा, यहाँ तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड ही नहीं. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो 2D बॉडी के लिए. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए? 2D बॉडी के लिए. अरे दोस्त कह दो समझ में आ गया? स्फीयर के लिए तो है ही नहीं ना यार, 2D बॉडी के लिए. मैंने पहले ही बोला ना, z कोऑर्डिनेट 0 2D बॉडी के लिए ना, लेमिना के लिए ना. अरे भाइयों कह दो आगे यार. स्वप्निल पुत्र आगे. अच्छा, इसके बाद बढ़ो आगे. ये एक बार की बात है, मेरे को एक रॉड मिली. मैंने पूछा तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या थी? कहती mr स्क्वायर बाय 3. इस एक्सिस के अबाउट. हाँ एंड, ये देखो ना ध्यान से. इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 3. मैंने एक और रॉड लगा दी. मैंने कहा अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कहते m1l स्क्वायर बाय 3 प्लस m2l स्क्वायर बाय 3. फिर मैंने ऐसे खूब सारी रॉड लगा. क्या बन गया? रेक्टेंगल. हर एक रॉड का क्या होगा? dml स्क्वायर बाय 3. उसका समेशन कर दूंगा तो क्या देगा? ml स्क्वायर बाय 3. क्या देगा बेटा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बताओ जरा. हर एक रॉड का dml स्क्वायर बाय 3, dml स्क्वायर बाय 3, dml स्क्वायर बाय 3, dml स्क्वायर बाय 3. इंटीग्रेशन करूं क्या देगा? ml स्क्वायर बाय 3. अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट क्या है? mb स्क्वायर बाय 3. m ये चीज b है, ये चीज l. तो इस एक्सिस के अबाउट क्या है? ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 3. अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार. नहीं है? ix क्या आएगा जरा बोलते जाओ, फटाफट से बोलो. ix क्या आएगा? mb स्क्वायर बाय 3. iy क्या आएगा बोले? ml स्क्वायर बाय 3. और iz क्या आएगा बोले? iz क्या आएगा? ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 3. l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं डायगोनल का स्क्वायर कह सकता हूं, md स्क्वायर बाय 3. अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार. मतलब मैंने पूरा लिखा नहीं कि मतलब इन दोनों का सम करो फिर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को d स्क्वायर को. समझ में आ गई बात? आगे ये समझ में आ गई? तो एम डी स्क्वायर बाय 3. आगे बताएं बेटा. ये तो हो गया बेटा किसका? रेक्टेंगल का. ये किसका हो गया? रेक्टेंगल का हो गया. किसका हो गया बेटा? हाँ, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा, अगर मान लो रेक्टेंगल के बदले क्यूब होता, क्या होता? क्यूब.
या क्यूबॉइड कुछ भी। अच्छा चलो पहले रेक्टेंगल की वॉट लगाते हैं। अच्छा बताओ इस एक्सिस का वॉट क्या है? ml स्क्वायर बाय 3। इस एक्सिस का वॉट क्या है? mb स्क्वायर बाय 12। m नहीं है सर, dm b स्क्वायर बाय 12 का समेशन है mb स्क्वायर बाय 12। तो इस एक्सिस का वॉट क्या है? m l स्क्वायर बाय 3 प्लस b स्क्वायर बाय 12। क्या दो आ गया समझ? नहीं है। इस एक्सिस के वॉट ml स्क्वायर बाय 3, इस एक्सिस के वोट mb स्क्वायर बाय 12। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार। हर एक रॉड का dmb स्क्वायर बाय 12 समेशन mb स्क्वायर बाय 12। तो इस एक्सिस के वोट है इन दोनों का समेशन ml स्क्वायर बाय 3 प्लस mb स्क्वायर बाय 12। ml स्क्वायर बाय 3 प्लस mb स्क्वायर बाय 12। अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार। नहीं आया? आगे समझ। अच्छा अगर अच्छा इसके वोट क्या है बताओ? इसके वोट क्या है? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mb स्क्वायर बाय 12। इसके वोट क्या है? mb स्क्वायर बाय 12। इसके वोट ml स्क्वायर बाय 12। इसके वोट ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12। क्या तो आ गया यार? नहीं आया क्या? हाँ ना बोलो यार। मैं लैंग्वेज ना थोड़ी सी वैसी वाली यूज नहीं कर रहा हूँ जो मतलब थोड़ा सा वो बुकिश लैंग्वेज होती है, मतलब जिससे ना आपको लगता है क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। अगर आप ऐसे समझ लोगे तो भी बन जाएंगे। मतलब बुक में कहते हैं कि अगर जैसे एक रॉड है ना, उसको अगर आप एक्सिस के पैरेलल उसके मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक्सिस के पैरेलल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो क्या लिखवाने की जरूरत है क्या? समझ में आ ही रहा है ना? उसी मास को ही मैंने फैला दिया यार। तो जो मास जो यहाँ था, जो रॉड पे मास था, उसी को मैंने क्या किया? उसी को मैंने फैला दिया अगर एक्सिस के अलाउंग। तो क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो मास उतना ही है और उतनी ही दूरी पे है, तो क्या करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। सोच सकते हो बात या नहीं सोच सकते हो? पर बेटा लेकिन ऐसी बातों पे ना सवाल नहीं पूछे जाते। रीजन एनसीईआरटी में होती है तो मतलब है बिल्कुल आसान बात है, और पूछ ली जाए तो बता भी पाएंगे, कोई खास बड़ी बात नहीं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, अरे भाई अगर ये रॉड है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3। मान लो इसी रॉड को कोई ना इसके मास को पकड़ के फैला दे और शीट बना दे इसी की, तो वही मास इधर को आ गया ना, यही वाला मास से ये वाला मास बन गया ना, तो एक्सिस से क्या दूरी चेंज हो गई मास की? ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? सेम। क्या ये बात समझ में आ जाएगी? अब देखो अगर मान लो ये डिस्क है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके वोट क्या है? mr स्क्वायर बाय 2। अब सोचो इस डिस्क के मास को अगर आपने क्या किया, इस डिस्क के मास को थोड़ा सा खोखला कर दिया, मतलब बाहर को फैला दिया, मतलब लोहे की डिस्क या समझ लो कॉटन की डिस्क बना दी। कॉटन की तो मोटी डिस्क बन जाएगी उसी रेडियस की, सिलेंडर बन जाएगा बेसिकली। अब डिस्क नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिलेंडर। तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम क्या होता है? mr स्क्वायर बाय 2। आप ऐसा समझ सकते हैं। देखो बेटा बात सुनो, वही डिस्क का मास था, उसी मास को मैंने एक्सिस के अबाउट फैला दिया, तो बेटा उससे क्या होगा? एक्सिस के अबाउट फैलाने से क्या होगा कि मास जो है वो उतनी दूरी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। अगर मान लो अगर आपको ये बात नहीं भी समझ में, क्या आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं जज कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? dmr स्क्वायर बाय 2। समेशन कर दो तो क्या रहेगा? mr स्क्वायर। नहीं है क्या समझ में? हाँ ना बोले? पक्का समझ में आ गया? नहीं है? स्वप्निल को समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं। संदीप को तो नहीं है, लेकिन लकी आ गई। अब बेटा सोचो अगर ये क्यूब होता, सोचो अगर ये क्यूब होता, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता, तो बेटा क्या आपको एक स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है इसके अबाउट कितना होता है? ma स्क्वायर बाय 3, ma स्क्वायर बाय 3, 2 बाय 3 ma स्क्वायर। क्या आपको लग नहीं रहा उसी स्क्वायर का मास ऐसे खींच दिया? नहीं तो आप ये कहोगे एक स्क्वायर प्लेट का क्या था, इस वाली प्लेट का क्या था, ये जो मैंने बना दी अभी, इस प्लेट का क्या? 2 बाय 3 dma स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दो 2 बाय 3 ma स्क्वायर। नहीं है क्या समझ? इसके अबाउट ma स्क्वायर बाय 3, इसके अबाउट ma स्क्वायर बाय 3, इसके अबाउट 2 बाय 3 ma स्क्वायर। अब बेटा उसी मास को मैंने पकड़ के अगर ऐसे खींच दिया तो बन गया क्यूब। या कह लो एक प्लेट का कितना है? 2 बाय 3 dma स्क्वायर। इसका समेशन कर दो, dm का समेशन 2 बाय 3 ma स्क्वायर। खत्म। आगे समझ में?
अच्छा अगर मान लो कोई कह दे क्यूब है और इस एक्सिस के अबाउट बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या आएगा? कितना बता सकते हैं? ma²/6 क्योंकि इसके अबाउट ma²/12 इसके अबाउट ma²/12 इसके अबाउट ma²/6 तो एक प्लेट का ma²/6 dm a²/6 का समेशन ma²/6 कह दो आगे। हाँ ना बोलो यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम कितना हो गया? 2 बज गए। कुछ लोगों का ज्यादा यस निकलता है। हाँ चलिए ये देखिए। हाँ भाई लोग समझ में आ गए नहीं आ गए? तो बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों। बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे हम निकालते हैं, है ना। मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज बता दिया, है ना। अब बेटा देखो मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। बेटा मैंने आपको बताया था अगर ये डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस एक्सिस के अबाउट बताएं mr²/2। अच्छा अगर मैंने फोल्ड मार दिया क्योंकि मास जो था बेटा ये यहाँ था वो यहाँ आ गया। अरे कह दो आ गया यार, समझ कोई फर्क? अच्छा मैं 2-3 फोल्ड मार के इतना सा बचा दिया क्योंकि जो जब मैंने एक और फोल्ड मारना है जो मास बेटा यहाँ था बस वो यहाँ आ जाए। एक्सिस से डिस्टेंस तो वही है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो बेटा इसी को कैसे यूज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में कहेगा ये ट्रायंगुलर प्लेट है, बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ये a है, ये 90 डिग्री है ना, और ये बराबर है, ये x है, ये y है, और x और y बराबर है। तो बेसिकली वो स्क्वायर वाला ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पूछ रहा है। समझ में आ गई बात? क्या कह रहा है वो बेटा? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या है बेटा? ma²/12 ma²/12 ma²/6 नहीं है समझ आ गया? अब सोचो अगर आपने इस स्क्वायर को ऐसे फोल्ड कर दिया क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा? क्या मास एक्सिस से उतनी ही दूरी पे? क्या एक और फोल्ड मार दी तो वही मिल जाएगा जो मैं आपसे पूछ रहा था? क्या वही मिल जाएगा एक और फोल्ड मारने में? नहीं है समझ। तो अगर आप फोल्ड करते हैं कोई भी चीज आपके पास है सच दैट कि उसका डिस्टेंस एक्सिस से बदले नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा नहीं। क्या तो आगे समझ बस ये कितना आ गया। और अगर देखो या तो आपके दिमाग में ऐसे आ जाएगा ma²/6। मैं आपको दूसरा तरीका और बता सकता हूँ सोचने का। आप ऐसा सोचो मैंने ये दिया था ना आपको ये 90 है, लग नहीं रहा ये 90 है, ये a है। तो आप ऐसा सोचो आप एक और ट्रायंगल ले, आप एक और ट्रायंगल ले, अब एक और ट्रायंगल। अब क्या बन गया? स्क्वायर। क्या बन गया? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका अगर i होगा इसका भी i, इसका भी i, इसका भी i, 4i हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बन क्या जाएगा? 4ma²/6। i आ गया ma²/6। जैसा सोचो वैसे सोचो। समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा एक बात बताओ ये डिस्क है, ये क्या है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आधी डिस्क mr²/2 mr²/2। अच्छा इसके अबाउट अभी वो नहीं समझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ना पूर्व अपने काम का नहीं, जो काम का था बता दियो काम का नहीं है और पढ़ना भी नहीं। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मतलब जब ऐसा लगे ना कि मतलब ऐसे ही खाली दिमाग को खुरोचना है, जो मैं कहता हूँ कि अपने आप कुछ समझे तो खुरोचना तो पढ़ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार पढ़ ले बस जब मन करे और पढ़े तो HC वर्मा से पढ़े। अब बेटा ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है, ये 3D बॉडी 2D बॉडी हर एक के लिए वैलिड, ये 3D बॉडी 2D बॉडी हर एक के लिए वैलिड। इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC तो जो d डिस्टेंस पे पैरेलल एक्सिस होगी, जो d डिस्टेंस पे उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मान लो ID है, तो ID क्या होता है? IC प्लस MD²। IC प्लस ID होता है IC प्लस MD²। ID क्या होता है? IC प्लस ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है बताओ जरा? क्या होता है? तो इसके अबाउट क्या होगा? क्या होगा? अच्छा
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है, इसके अबाउट क्या हो जाएगा, mr² / 2 + mr², id = ic + md²। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलता है, इसको यूज करने को मिलता है आपको क्वेश्चन में, और केवल 4 चीजों का, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। मैं ये नहीं कह रहा इस पे क्वेश्चन अच्छे बन नहीं सकते, इस पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं एडवांस, है ना, आपके में नहीं बनते। इसके अबाउट क्या है, mr² / 2 अगर डिस्क है, अगर मान लो ये डिस्क है, इसके अबाउट क्या होगा, mr² / 2। अब ये कितने डिस्टेंस पे पैरेलल एक्सिस है बताओ जरा, अरे कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे है, तो क्या है mr² / 2 + mr² 3/2 mr²। तो बेटा फटाफट से मेरे को बताएं कि इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है रिंग का, 2mr²। फटाफट से बोलते हैं, डिस्क का 3/2, हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² + mr², 5/3 mr²। क्या ये सॉलिड, क्या ये 3D 2D सबके लिए वैलिड है? हाँ। अच्छा सॉलिड स्फीयर का क्या है, 7/5, क्या याद हो गया, 2/5 mr² + mr², 7/5 mr²। भाई मेरे को तो याद हो गया कायदे से, सबको याद हो गया, नहीं याद बेटा, आई सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस पास कर रही है वो होगी आईसी, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आईसी है, तो जो डी डिस्टेंस है पैरेलल एक्सिस होगी, उसके बाद क्या होगा, आईडी = आईसी + md², आईडी = आईसी + md²। यहां था रिंग का था mr², तो इसके अबाउट r डिस्टेंस पे पैरेलल एक्सिस है, तो mr² + mr², 2mr²। अगर डिस्क होती mr² / 2 + mr², 3/2 mr²। हॉलो स्फीयर होता 2/3 mr² + mr², 5/3 mr²। आगे समझो, अरे कह दो आगे। एक्चुअली मतलब मैं ना बस 2 ही मिनट और लूंगा, दो को एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन खाली बाकी है, वो बता के फिर मतलब वाइंड अप, नहीं तो फिर अगली क्लास में फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोना गाना है। एक ही क्वेश्चन बाकी है बस। अब मतलब क्वेश्चन की वैरायटी एक बाकी है, मतलब क्वेश्चन तो जितने मर्जी करा सकते हैं, क्वेश्चन मैं एक ही कराऊंगा। हाँ बेटा फटाफट से मेरे को एक बात बता दो बेटा, ये डिस्क है आधी, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कितना होगा, इसके बाद mr²/2, तो बताओ इस एक्सिस के बाद कितना है, 3/2 mr²। ये गलत है क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यहाँ कहीं होगा ना इसका, 4r/3 है ना, तो बस ये मतलब आपके आधी डिस्क में कभी-कभी हम गड़बड़ कर बैठते हैं, फटाफट से दिमाग में आता है mr²/2 प्लस है ना, मतलब mr²। तो बेटा ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो ये दिमाग में रखें कि सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालें। यहां से क्या 4r/3, तो ये क्या हो जाएगा r - 4r/3, है ना। प्यारे बच्चों देखो बात सुनो, अब देखो अगर मान लो कोई भी एक्सिस, ये अगर मान लो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस है, डी डिस्टेंस पे कितनी एक्सेस हो सकती है बताओ जरा, कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। डी डिस्टेंस पे कितनी एक्सेस हो सकती है, नहीं है, आया नहीं है। डी डिस्टेंस पे पैरेलल एक्सिस कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। तो कितनी एक्सेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो सकते हैं, इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई बॉडी है, अगर ये सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास करी, अरे d1 डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, d1, तो id1 क्या हो जाएगा, ic + md1², और id2 क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, ic + md2²। इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो id1 - id2 बराबर md1² माइनस। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर आपको d1 d2 पता हो और id1 पता हो, id2 निकालो, क्या हम निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। क्या मेरे को क्वेश्चन कराने की जरूरत है, वहां पे ना कैलकुलेशन बड़ी हाई फाई सी, इसलिए नहीं करा रहा। समझ में आ गया करना कैसे, आपसे कहा जाएगा, और मैं आपको बताऊं इस पे जो क्वेश्चन आएगा ना वो न्यूमेरिकल होगा, प्रॉपर्ली आपको कहा जाएगा एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मतलब वो नोन नहीं है, और सेंटर ऑफ मास से d1 डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर पे एक्सिस है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, और जो 3 सेंटीमीटर पे है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो बताओ मैं सब कुछ ही बता दी, तो मास कितना है बॉडी का, तो
समझ में आ गया नहीं आ गया? एक बार हाँ एक बार ID1 हो जाएगा IC प्लस MD1 स्क्वायर, ID2 हो जाएगा IC प्लस MD2 स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा। कितने अननोन है? ID1, ID2, MD1, D2 5 है। चार चीजें देगा, पांच ही पूछेगा। और पता है वो देगा, पता है क्या? वो M देगा, D1 देगा, D2 देगा, ID1 देगा या ID2 देगा। ID1 या ID2 इनमें से एक ही अननोन हो, बाकी सब अननोन। क्या तो आ गया? मास तो कितना ही है, मास तो मतलब मैंने सब कुछ दे दिया था बाई चांस, तो फिर मास ही रहेगा। अच्छा ये कोई खास इंपॉर्टेंट वैरायटी नहीं है, पर मैं बताऊं ये वो वैरायटी है जिसपे बच्चे को ना टाइम ज्यादा लग जाता है। क्यों टाइम ज्यादा लग जाता है? रीजन पता है क्या होता है? इसमें ना पूरी लैंग्वेज होती है, फोटो नहीं होती है। तो क्या होता है कि हमको पूरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। एक बॉडी है, वो कहेगा एक 3 डायमेंशनल बॉडी, आपको परेशान करने की 2-3 लाइनें भी लिखे, है ना? तो बेटा ये मैं आपको बड़ी बार बोल रहा हूँ, अपनी रीडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करें, बड़ा फायदा रहेगा। अगर रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं हुई तो बेटा आप ना मतलब नंबर, मतलब जो आप टच कर सकते हैं उससे नंबर कम रह जाएंगे, 30, 40, 50 नंबर कम रह जाएंगे। तो कोशिश करें अपनी रीडिंग स्पीड अपनी यार तैयार रखें। मैं बार बोल रहा हूँ कि किताबों की रीडिंग करें थोड़ी बहुत, रोज करें यार। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री यार रीड करें यार, तेज रीड करें। समय नहीं आप कहते होंगे, लेकिन जितना भी है वो आप यूटिलाइज करें बस। हाँ दोस्तों समझ में आता जा रहा है? चलो अब बेटा जो मैं आपको जिस वैरायटी पे लेके जाना चाहता हूं वो क्वेश्चन था। ये डिस्क है, ये क्या है बेटा? ये क्या है? डिस्क। अब इसमें से डिस्क में से क्या निकाल दी? एक और डिस्क निकाल दी, बस वही जो कराया था वहां पे सेंटर ऑफ मास में, वही क्वेश्चन है। कहेंगे अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी ने क्या किया? जिसने निकाल के फेंका था वो तो बेवकूफ था, आप लाके रख दो। आप क्या कर दो लाके? अब क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है? mr स्क्वायर mr²/2 मालूम है ना? क्या तो आगे सुन। तो मान लो कोई कहता कि m मास की डिस्क थी, उसमें से हमने ये वाला टुकड़ा निकाल के फेंक दिया। अब बताओ बचेगा सेंटर ऑफ, बचेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास निकलवा चुका हूं ऐसी चीजों। तो देखो बेटा पहली बात मेरी सुन लो ध्यान से, क्या मेरे को डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x इसके अबाउट मालूम है? 3/2 mr² या नहीं मालूम है? 3/2 mr² मालूम है या नहीं मालूम है? इसका रेडियस r है, एरिया πr² है, इसका रेडियस r/2 है, एरिया πr²/4 है, दैट इज इसका मास m/4 है। क्या दो आगे? तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके अबाउट, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 3/2 mr², m क्या हो गया? m/4 और r क्या हो गया? r/2। क्या दो आगे? अब mr²/2 में से बस ये सबट्रैक्ट, mr²/2 माइनस हो जाएगा कितना बन जा रहा है? 3/16 टू द 32, 3/32 सबट्रैक्ट करना, 13/32, 13 सही बोल रहा हूँ? 13/32 mr²। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे? खत्म। समझ में आ गया? आगे अच्छा क्या बहुत भयानक बात है, लेकिन देखो अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। या तो वो आपको, देखो मेरी बात सुनो, या तो वो कहता एक m मास की डिस्क थी, एक m मास की, उसमें से ये निकाल दिया, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है? मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। m मास की डिस्क में से कट कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? या हमने एक डिस्क में से ये कट कर दिया और रिमेनिंग पोर्शन का जो मास है वो m है, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आप समझ गए मेरी बात? फर्क हो गया। अब बात में थोड़ा सा फर्क आ गया। फर्क क्या आ गया? इसका मास m है, समझ में आती बात या नहीं आती? इसका क्या हो जाएगा? m/3। इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि ये πr/2 स्क्वायर है, πr²/4 है, ये πr² है, 4 टाइम्स पूरे का है एरिया। तो इसका मास अगर x होगा तो इसका 4x होगा, तो इसका क्या होगा? इसका 3x, तो 3x m है, तो x क्या हो गया? m/3। नहीं आया? आया समझ में? नहीं है? तो बेटा πr² पक्का समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? अगर वो कहेगा, या तो वो कहेगा रिमेनिंग पोर्शन का मास m है, या तो वो कहेगा पूरे का मास m है, उसमें से मैंने ये पोर्शन निकाल के फेंक दिया, बताओ बचे पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस एक्सिस के अबाउट? क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार, क्या बड़ा मुश्किल हो गया? अब बेटा फटाफट से बता दो, अगर ये केस होता तो कैसे करते? अब m + m/3 कितना हो गया? 4m/3।
4m/3 r²/2। अरे कोई तो खाना बोलो। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 3/2 mr², 3/2 m/3 r², और r क्या, r/2। क्या बड़ा मुश्किल है? आ गया समझ में? लास्ट एक क्वेश्चन कर, ये स्फीयर है और इसमें से r/2 रेडियस का स्फीयर गायब कर दिया, बचे पोर्शन का मास m, बचे पोर्शन का मास m है, इसका मास m है, ये क्या है, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। क्या है? अब फटाफट से बता दी इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? खत्म हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत करा दिया। जल्दी करो जल्दी करो भाई। संदीप उत्तर बेटा सामने आ रहे हैं? क्या अजीत बेटा नहीं है सर? आ गया। हाँ बेटा बताओ जरा कैसे करेंगे। हाँ रेनू बाला पुत्र बताओ बेटा कैसे करेंगे। शाबाश। 9mr²/30 बता दी, मैं तुमको भूख लगी। अच्छा देखो 4/3 πr³ इसकी वॉल्यूम हो गई और इसकी क्या हो गई बेटा, रेडियस हाफ हो गया। रेडियस क्या हो गया, हाफ, तो 1/8 हो गई। इसकी वॉल्यूम 1/8 है, इसकी b है तो इसकी 8v है, तो बचे हुए की क्या हो गई, 7v। 7v का मास है तो v का क्या होगा, m/7। कितने लोग यहां तक सही पहुंचे थे? इसमें कोई दिक्कत की बात? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2/5 8m/7 r²। कितने लोग यहां तक सही पहुंचे ये बताएं पहले। बेटा 8m/7 है, इसका m तो इसका m/7 हो गया, 8m/7 हो गया। 2/5 mr² में m तो 8m/7 हो गया टोटल का मास। नहीं है सांप? क्या है सांप? आगे तेजस्वी। अब इसमें से क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा दो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2/5 mr² तो होता है इसके अबाउट, इसके अबाउट क्या होता है 7/5 mr²। तो 7/5 m/7 r/2 का स्क्वायर। बेटा यहां गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, 7/5 भी सही चल रहा था, m/7 भी सही चल रहा है, r² जब भी मास और रेडियस, मास m/7 है, रेडियस r/2, गड़बड़ ना करें। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप लोग ना यहां तक भी सही कर लेंगे, यहां तक भी सही करने और यहां गड़बड़ कर बैठे, क्योंकि फिर लग रहा था अरे मैंने तो गलती सोच ली। मन में खुद पहले तो कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने तो गड़बड़ सोच लिया कि m/7 मैंने ले लिया, सही ले ली, बस फिर r² खटाक से। जब आप एक्साइटेड होंगे ना तब भी गड़बड़ होगी, और जब आप डीमोरलाइज होते हैं ना पेपर में तब भी गड़बड़ होगी। ये समझ में आ गया नहीं आ गया? 7 गया, 7 गया, आ कितना गया, 20 आ गया। और ये कितना, अब कर लो यार, ये तो बहुत ही खतरनाक सा दिख रहा है। 16/35 और माइनस क्या है बेटा 20। क्या 7 ना काटे, ठीक है, सही कह रहे हैं भाई। 140 और 7 लिखे रहने दो, और ये भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 4 द 64, 64 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 57/140 mr²। अब देख लेना भाई, कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो भाड़ में जाना। प्राइम नंबर आ गया।
19 3 57 होता है प्राइम नंबर की दुकान। हाँ भाइयों समझ में आ गया नहीं आ गया यार? भाइयों समझ में आ गया? बस बेटा खत्म हो गया टॉपिक। चल एक लास्ट क्वेश्चन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल आर रेडियस है, ये कैपिटल आर रेडियस है ना? फर्स्ट क्लास लिए कर यार, बाद वालों को मिलती नहीं। हाँ अब बेटा देखो ये, अब कोई पूछे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बता दोगे? बेटा मैं आपको बताऊं, अगर ऐसी चीज का अगर वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए ना पेपर में, बिल्कुल मत कैलकुलेट करना। आप क्या करना, आर को 0 पुट करना, mr²/2 आ जाएगा। आर को 0 कर दोगे मतलब उसमें कैविटी है ही नहीं, कैविटी आर को 0 पुट कर दो क्या आ जाएगा, mr²/2। और आर को अगर आपने कैपिटल आर कर दिया, मतलब अगर ये m मास का है, अगर आपने स्मॉल आर और कैपिटल आर को बराबर कर दिया, रिंग बन गई, तो क्या आएगा, कैपिटल mr²। तो स्मॉल आर अगर 0 होगा तो mr²/2, और अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गए तो क्या आएगा, mr²। और बाकी अगर आपको मतलब निकालने में इंटरेस्ट हो तो कोई खास बड़ी बात है नहीं। कैसे करोगे बताओ जरा? m फटाफट से बोलते जाओ, m/π r² माइनस r²। मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करने की जरूरत क्या पड़ेगी, ये सुन लो ध्यान से। वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने स्मॉल आर को 0 पुट करना है, mr²/2, स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करना है, mr²। इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर सही करना हो तो ये हो गया, ये मास पर यूनिट एरिया आ गया इनटू 2πx dx, ये आ गया x पे dx थिकनेस की रिंग ले ली, dm x² का समेशन, कहां से कहां तक, स्मॉल r से कैपिटल r तक। अब ये क्या हो जाएगा, r की पावर 4 माइनस स्मॉल r की पावर 4/4, पाई की झंड हो जाएगी, और ये बेसिकली आ जाएगा mr² प्लस r²/2। यहाँ पे r की पावर 4 माइनस स्मॉल r की पावर 4 आएगा, r² माइनस r² कट जाएगा, r² प्लस r² बच जाएगा। नहीं आया समझ में? क्या हो गया हरिओम? हरिओम परेशान हो गए क्या? समझ में नहीं है? भूख लग गई? तो एक तो खाना भी अच्छा मिला तो भूख लग रही है। यही प्रकाश पीजिए तो कहता बैठा लो मेरे को 2:30 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। m/π r² माइनस r², बस 1 मिनट और। हेलो कितने बजे आएंगे? m/π r² माइनस r², ये आ गया वन एरिया का मास। ये किसका एक मास आ गया इनटू 2πx dx, ये किसका मास आ गया, रिंग का मास आ गया, dm x² का समेशन। ये छोटी छोटी रिंग कहां से कहां तक लेनी पड़ेगी, स्मॉल r से लेके कैपिटल आर। ये पाई की झंड कर दो ऐसे गुस्से में आके, m/r² माइनस r², और यहाँ क्या हो जाएगा, r की पावर 4/4 माइनस स्मॉल r की पावर 4/4। अरे कोई तो हाना बोल दो यार, इतने इंटीग्रेशन में भी ऐसे परेशान करोगे मेरे को यार। तो क्या है mr² प्लस r²/2। पर मैं आपको सच कह रहा हूं बेटा, ये याद रख लो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर कितनी चीजें याद रखो, अगर याद रह जाए बाई चांस mr² प्लस r²/2 से मेरे को तो याद हो गया है ना। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पुट करो, देखो जरा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पुट करो तो mr² हो जाएगा, स्मॉल r को 0 पुट करो mr²। बन जा रहा है या नहीं बन जा रहा है? आप किसी भी किताब में क्वेश्चन मिलेगा आप चेक कर लेना, मतलब ऑप्शन से आंसर। अब जिसने मतलब कसम खा रखी नहीं प्रदीप सर गलत प्रूव करा, वैसे मैंने आज ऐसी किताब नहीं देखी बाई चांस। मैंने ना प्याज काटने भी घर जाके और निष्ठा भूख लगी है बहुत ज्यादा। हाय हाय